गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग एथिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। आईएएस मुख्य परीक्षा में 250 नंबर का एथिक्स का पेपर है। आज से उसकी विधिवत रूप से शुरुआत होने जा रही है। क्लियर? वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले केजीएस में आप सबका स्वागत है। क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। देखो, आज सबसे पहले एथिक्स का पेपर शुरू करने से पहले हम लोग सिलेबस को देखने जा रहे हैं। जो आईएएस मुख्य परीक्षा है उसमें एथिक्स कहां पर उभर कर सामने आता है। आप सारे लोग ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ाऊं एक फ्रेश कॉपी और एक कलम अवश्य होना चाहिए। तो जिन बातों को नोटिंग कराई जाए उसको नोटिंग कर सको आप। इज इट क्लियर? तो आप कॉपी और कलम लेकर बैठोगे और शांतिपूर्वक, जैसे कहीं कोचिंग में जाते हो और व्यवस्थित तरीके से पढ़ने का अभ्यास करते हो, वही प्रयास आप जहां पर भी बैठे हो थोड़ा व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने का प्रयास करना। ऐसा नहीं कि चलते फिरते देख रहे हैं, वो थोड़ी कठिनाई पैदा कर सकता है। ध्यान रखेंगे आप सारे लोग। क्लियर? तो ध्यान रखना, जो आईएएस का एग्जाम है इसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले पीटी होता है, प्रारंभिक परीक्षा। ये सब आप डाउनलोड भी कर लोगे, तो मैंने दे रखा है। दूसरा चरण मुख्य परीक्षा का होता है, मेंस एग्जाम का, और थर्ड पार्ट जो होता है इंटरव्यू का होता है। ध्यान रखना। और जो पीटी और प्रारंभिक परीक्षा जिसको पीटी कहते हैं, इसके 2 पार्ट्स हैं। एक तो सीसेट का पेपर है, 80 प्रश्न होते हैं 200 अंकों के। क्वालिफाइंग है ये, तो पास होना जरूरी है, बट इसके आधार पे आपका पीटी क्लियर नहीं होगा। ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है 100 प्रश्न होते हैं 200 अंकों के। इसी के आधार पे आप प्रीलिम्स पास करते हो। इस बार का कट ऑफ और नीचे गया है। 100 प्रश्नों में से इनके लगभग 41-42 प्रश्न 100% सही हैं, वो माइनस मार्किंग के बाद लगभग, चूंकि यूपीएससी ने अभी कट ऑफ जारी नहीं किया है, तो उन लोगों ने पीटी पास कर लिया है और अभी मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए, अभी से कुछ दिन पहले प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। लगभग 14,000 लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है और ये सीसेट का सिलेबस है। आप सबके पास ये चार्ट होना चाहिए। इसको डाउनलोड करके अपने मंडवा के भी रख सकते हो अपने कमरे में, या दीवार पे अच्छे से इसको टांग सकते हो, या किसी तरीके से व्यवस्थित कर सकते हो, अपने टेबल पे रख सकते हो इस चार्ट को, ताकि जो आप एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो एक बार पता तो चल जाए कि हमारे इस एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, इस पे कितना बल देना है। ये आप सबको पता होना चाहिए। जिस फील्ड में आप इंटर कर रहे हो, जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हो, कि तमाम बारीकियों को आपको जानना चाहिए। फिर जान लोगे तो फिर किस पे कितना बल देना चाहिए आपको अपने आप पता चल जाता है। ये आवश्यक है, ये सारे लोग ध्यान रखेंगे। तो इथिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं, बट उस पर आने से पहले को देख लेते हैं। ध्यान रखना, जब आप आईएएस का एग्जाम देते हो, मेंस एग्जाम, उसमें कुल 7 पेपर होते हैं जिसके आधार पे मार्किंग होगी, और 2 क्वालिफाइंग पेपर हैं। ध्यान रखना, 2 क्वालिफाइंग पेपर कौन कौन से? एक इंग्लिश है और एक हिंदी है। इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। एग्जाम तो दोगे आप मेंस में, बट मेंस में इसके नंबर को ऐड नहीं किया जाता। इसमें पास होना जरूरी है, क्वालिफाइंग पेपर है। ध्यान रखेंगे सारे लोग कि आप में से बहुत सारे न्यू कमर हो, नए बच्चे हो, एक बार पूरे सिलेबस को व्यापक रूप से देख लो, क्या पढ़ना है,
फिर उसकी एक स्ट्रेटेजी बना लो। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण खंड में पढ़ाने जा रहा हूँ आप सब सारे लोगों को, और हम अपनी स्ट्रेटेजी को भी बताएंगे कि हम इस तरीके से इस पार्ट्स को पढ़ें। तो कुछ वर्ष पहले ये ऐड हुआ था कि शुरू से इथिक्स आईएएस के सिलेबस में नहीं था, और जब से इथिक्स को ऐड किया गया है ये सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ध्यान रखेंगे आप सारे लोग। और मैं साक्ष्य देकर बताऊंगा कि हाँ ये स्थिति इथिक्स वाले पेपर की। तो ध्यान रखना 7 पेपर तो ये होंगे जिनके आधार पे मार्किंग होगी। 2 पेपरों में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये कौन से क्वालिफाइंग पेपर है? एक इंग्लिश और दूसरा हिंदी। ये 7 पेपर कौन कौन से हैं जिनका एग्जाम देना है? ध्यान देना, एक निबंध का पेपर है 250 नंबर का, 250 मार्क्स का पेपर है निबंध। अगर इस साल या पिछले 5 साल में जितने लोग आईएएस बने हैं, आईएएस या आईपीएस या ऊपर के लॉट में जिनका सिलेक्शन हुआ है, टॉप 100 में आ गए हों या टॉप 50 में या टॉप 10 में, उनकी सफलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ज़्यादातर छात्र छात्राओं के इथिक्स का पेपर रहा है। 250 नंबर का पेपर है, 125 नंबर के 2 निबंध पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है, और 2 खंडों में बटा हुआ होता है, 4 में से 1 लिखना होता है। तो निबंध का एक पेपर हो गया, इसके 2 सेक्शंस होते हैं, दोनों सेक्शन से 1-1 लिखना। इस सारी चीज़ों की आपको जानकारी का होना अत्यंत आवश्यक है, बारीकियों को आपको जानना आवश्यक है। क्लियर? निबंध का एक पेपर 250 नंबर का, 2 निबंध लिखने हैं आपको। फिर सामान्य अध्ययन के 4 पेपर हैं 250 नंबर के, प्रत्येक पेपर 250 नंबर का है। जीएस का टोटल 1000 अंक है। 1000 अंकों का जीएस का पेपर है मुख्य परीक्षा में। ध्यान रखना, मैं जिस खंड को पढ़ाने जा रहा हूं, यह खंड जो है, यह जो पार्ट है, यह जो विषय है, यह मुख्य परीक्षा में आईएएस मेंस एग्जाम में इसकी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं साक्ष्य के साथ उन सारी चीज़ों को स्पष्ट करता रहूँगा, पिछले साल के प्रश्नों को भी दिखाता रहूँगा, ताकि पता चले कि हाँ इस तरीके के प्रश्नों को पूछा गया है। तो ये 4 पेपर कौन कौन से हैं जो सामान्य अध्ययन के? एक तो निबंध का पेपर हो गया ऑलरेडी, 7 पेपर में से 4 पेपर हो गए 250 नंबर के, 1000 अंक सामान्य अध्ययन के। कौन कौन से? जीएस का पहला पेपर, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर, जिसमें इतिहास है, भूगोल है और इंडियन सोसाइटी है, सोशल इशूज से संबंधित कुछ चीजें हैं। तो जीएस के फर्स्ट पेपर में पढ़ना है, 3 पार्ट में बटा हुआ है। 250 नंबर का पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान रखेंगे। फिर 250 नंबर का 250 मार्क्स का सेकेंड पेपर 3 पार्ट में बटा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो 250 नंबर में इतनी चीज़ों को पढ़ना है जीएस पेपर 2 मुख्य परीक्षा में। जीएस पेपर 3 मुख्य परीक्षा में इंडियन इकोनॉमी है, साइंस टेक है, बायोडाइवर्सिटी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इंटरनल सिक्योरिटी है। पेपर 3 में पढ़ना। आप सारे लोग ध्यान रखना, अगर आईएएस की तैयारी करने जा रहे हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने टेबल पर हमेशा सिलेबस को रखो, पता रहे कि सिलेबस क्या है। कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, साल भर से तैयारी कर रहे हैं, उनसे केवल पूछ दो कि सिलेबस बता दो कि फर्स्ट पेपर में क्या पढ़ना है, सेकेंड पेपर में क्या पढ़ना है। वो उनकी वो 5 साल तैयारी करें, कोई अंतर नहीं पड़ता। वो सप्तवर्षीय कार्यक्रम बना लें, कोई अंतर नहीं पड़ता। आप शुरू से अगर आप सिंसियर एफर्ट करना चाहते हो, सबसे पहले सिलेबस को बार बार देखो। आईएएस में के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना उस पर बल देना चाहिए, ये आवश्यक है। सबसे बड़ी कमी है अभी हिंदी मीडियम के लोगों के साथ। कई लोग 6-6 महीने से, साल भर से पढ़े थे, उनको सिलेबस अता पता नहीं है। जब सिलेबस नहीं पता है तो कहीं पर भी भटक सकता है वो। आप सारे लोग, मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली
करते रहना है कि सिलेबस नंबर 1। और जब सिलेबस आपको समझ में आ जाए, सिलेबस मिल गया, उसको थोड़ा प्रयास करो, इतना जान लो कि हमको फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में ही ज्योग्राफी पढ़ना है, फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी पढ़ना है, सेकेंड पेपर में इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। ये सारी बातें आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। आईएएस की तैयारी से करना चाहते हो, ये चाहते हो कि शुरुआती दौर में आईएएस हो जाएं। हर एक वर्ष 21 साल, 22 साल, 23 साल में सैकड़ों लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। और जब सैकड़ों लोग पहले प्रयास में सेलेक्ट हो रहे हैं, चयनित हो रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, कुछ तो उन लोगों ने विशिष्ट प्रयास किया होगा। एक तरफ 5 साल से तैयारी करने वाले लोग पड़े हुए हैं, सरजी नगर में ही पड़े हुए लोग हैं, मठाधीश एक से एक 5 साल, 7 साल, 8 साल से आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, 20 लाख फूंक चुके हैं यहाँ पर आके। स्थिति ठीक नहीं है। शुरू से नींव ठीक से रखो, मकान की नींव ठीक से रख दोगे ना, बहुत ऊंचाई तक भी उठा सकते हो। और शुरुआत से ही अगर डोरड्रम में घूम रहे हो तो फिर तो कहीं पे भी भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो आप पहले, सबसे पहले सिलेबस को बारीक से कई बार देखो, ताकि सिलेबस बैठ जाए कि हाँ इस पेपर में ये चीज, ये पार्ट में ये चीज पढ़ना। जीएस का चौथा पार्ट है वो इथिक्स है, ध्यान रखना। इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, 250 नंबर का पेपर है इथिक्स का, वो चौथा पेपर है जीएस का। जीएस का 4 पेपर हैं सामान्य अध्ययन के, 250 नंबर, 250 मार्क्स का ईच पेपर है, टोटल 1000 अंक है। निबंध का 250 अंक है, कुल मिलाकर 1250 नंबर का ये गेम हो गया। और इसके अलावा सामान्य अध्ययन के अलावा 500 नंबर का आपके पास एक वैकल्पिक विषय है, जिसमें आपको फ्रीडम है, आपको स्वतंत्रता मिली हुई है कि आप कोई भी पेपर ऑप्ट कर लो। 44 पेपर उपलब्ध हैं, यूपीएससी के द्वारा उपलब्ध कराया गया, और 44 में से कोई भी एक पेपर आपको ऑप्ट करना है, करना ही है। मेंस में 500 नंबर का वैकल्पिक विषय, बहुत सारे पेपर हैं, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, नाना प्रकार के सब्जेक्ट हैं। आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उस वो भी सामान्यतः यहाँ पे होना चाहिए। संस्कृत भी है, मैथिली भी है, हिंदी साहित्य भी है, और भी बहुत सारे, उर्दू लिटरेचर भी है। तो 44 सब्जेक्ट्स में से एक आप फ्री हो चयन करने के लिए। यहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है। निबंध का पेपर सबको देना है, सामान्य अध्ययन का 4 पेपर सबको देना है। यहाँ पे आप स्वतंत्र हो। जब स्वतंत्र हो तो विवेक से डिसीजन लेना चाहिए, हवावेश में आकर नहीं, सोच समझकर प्लानिंग के तहत निर्णय लेना चाहिए कि 44 में से कौन से विषय का चयन करें, क्योंकि इसकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है अंतिम रूप से चयन पाने में। क्लियर? तो इस चार्ट को आप लोग एक जगह इकट्ठा कर लेना, मिल जाएगा ये चार्ट। और थर्ड पार्ट, अगर मेंस में आपको ठीक नंबर आ जाता है तो आप इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू 275 नंबर का है, और 275 में अगर बॉटम लाइन में भी नंबर है मेंस में 205 210 आता है तो सिलेक्शन पा लोगे, और नहीं मेंस के कट ऑफ से थोड़ा ज़्यादा नंबर है तो 160 70 75 180 में भी सिलेक्शन हो जाता है, और ऊपर में लोग आईएएस बन जाते हैं। ध्यान रखना। तो पूरे यूपीएससी के एग्जाम में इस मुख्य परीक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण रोल है। फर्स्ट पेपर में तो पास होना है केवल, कि आपको हाँ ठीक है आगे बढ़ जाइए एक कदम। इस बार का पेपर ऐसा था जीएस का, सीसेट का भी पेपर, और कि वो चाहे दिल्ली में 2.5 लाख के कोचिंग में पढ़ रहा हो या घर पे बैठ के तैयारी कर रहा हो, दोनों को समान लेवल पे ला दिया। यूपीएससी बड़ा होशियार है, उसने समाजवाद लागू कर लिया। बिल्कुल यूपीएससी में मैथ भी पढ़ना जरूरी है क्या? जरूरत नहीं है। ये देखो ध्यान रखना, सीसेट में क्वालिफाइंग पेपर में मैथमेटिक्स, जैसे मैथ्स और रीजनिंग लिखा हुआ है, ये क्वालिफाइंग में जरूरी है। जैसे इस बार अगर आप सीसेट का पेपर देखोगे तो कुछ उसमें मैथमेटिक्स के रीजनिंग, मैथमेटिक्स जैसे अंक गणित के सवाल हैं,
जनरल मेंटल एबिलिटी के भी सवाल हो सकते हैं। इस संदर्भ में मैथमेटिक्स की भूमिका है कि आप विषय जो क्वालिफाइंग है उसको क्वालिफाई कर जाओ। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल में एक वो भी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स अगर बहुत मजबूत है तो एक विकल्प वो भी ले लो, नहीं तो आप भूगोल ले लो, इतिहास ले लो, दर्शन शास्त्र ले लो, हिंदी साहित्य ले लो, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ के लिए पास होने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी होनी जरूरी है। 10वीं 12वीं तक की जानकारी होनी चाहिए, 12वीं तक की ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये चार्ट को अपने पास रख लो ताकि पता चले जो आप एग्जाम देने जा रहे हो इसके 3 स्टेप्स है। पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है। पीटी ऑब्जेक्टिव है, वो टिक मारने का काम होता है, गोला लगाने का। इसमें लिखना पड़ेगा और इसमें बोलना पड़ेगा। इंटरव्यू में आमने सामने होती है बात, साक्षात्कार होता है। एक जगह तो केवल गोल गोल भरोगे, पीटी में ऑब्जेक्टिव है, 4 में से 1 यहाँ लिखोगे। ये कुल मिलाकर मेंस का पेपर 1750 नंबर का गेम है। 250 नंबर का ये निबंध, 1000 नंबर का सामान्य अध्ययन, 500 नंबर का वैकल्पिक विषय, 1500 और 250 1750 नंबर का गेम है। ध्यान रखना, मेंस का एग्जाम 1750 नंबर, 750, और इसमें अगर 50% पा लोगे तो आईएएस बन जाओगे। सिर्फ 50 पर ऊपर के रैंक में आ जाओगे, ऊपर के रैंक में। ध्यान रखना, कभी कभी तो 38%, 37% नंबर पाके भी लोग आईएएस बने हुए 5-6 साल पहले, पर टफ ही बहुत डाउन गया था। ध्यान रखेंगे सारे लोग। अब देखो, मैं एक बार हिंट दे देता हूं, जो 3 चरण हैं, आप सारे लोग नोट कुछ कुछ कॉपी में अपनी नोट करते रहना। जो मैं बताऊं तो कॉपी और कलम लेकर बैठोगे, ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर जब आईएएस का सवाल देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, इसको तो मैं लिख सकता हूँ, इसको तो उड़ा सकता हूँ। ध्यान देना, जो मुख्य परीक्षा में 3 चरण हैं, पीटी, मेंस और इंटरव्यू, तो सेकेंड पार्ट जो है मुख्य परीक्षा है। पीटी पास करोगे तो मेंस दोगे, और मेंस में जीएस के 4 पेपर होते हैं जो अभी हमने बताया, 1000 नंबर का। पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, यस। और फिर निबंध का पेपर है, ये इधर में निबंध का पेपर है। निबंध में 2 निबंध लिखना होता है, 125 नंबर का एक, 125 नंबर का दूसरा। एक पेपर होता है, 2 पार्ट में बटा रहता है। अब ध्यान देना, आप सबको ये बातों को ध्यान देना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए ये चीजें कि अगर आप जीएस का फर्स्ट पेपर पढ़ोगे, इसमें 3 पार्ट है। यहाँ से मतलब उसमें प्राचीन भारत होगा, आधुनिक भारत होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि होगा। फिर ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, इंडियन सोसाइटी है। इस पूरे पार्ट में इतिहास से लगभग 75 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। 75 मार्क्स का सवाल अराउंड, अभी 80 भी है। तो ज्योग्राफी का सवाल है, ये 85 से 100 मार्क्स तक पूछा जा रहा है। और जो इंडियन सोसाइटी है, यह भी 65 से 75 नंबर का सवाल आ रहा है। टोटल 250 नंबर का पेपर है, जिसमें इतिहास 75 नंबर है अराउंड, कभी कभी 5-10 नंबर हेर फेर है, ज़्यादा नहीं है, अराउंड 75। ज्योग्राफी की स्थिति 85 से 100 नंबर तक की है इसमें, और 65 से 75 नंबर की स्थिति है लगभग इसमें। किसकी? 65 से 75 नंबर तक की स्थिति है इसकी, इंडियन सोसाइटी की। ये भी 250 नंबर का है, थर्ड पेपर भी 250 नंबर का है। और इथिक्स का पेपर 250 मार्क्स का है, जिसको मैं टीच करने जा रहा हूँ। और इथिक्स के पेपर को अगर ठीक से पढ़ोगे तो आपको इसमें भी फायदा मिलेगा। 250 मार्क्स इसे का पेपर सबसे उपेक्षित पेपर है। 250 मार्क्स का उपेक्षित का मतलब यह है, इस पे लोग कम ध्यान देते हैं, जबकि सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। आप आईएएस के टॉपरों का नंबर देखो, आपको सबको देखना चाहिए कि अगर कोई बच्चा आईएएस बना, कोई छात्र या कोई भी गर्ल्स में आईएएस बना,
तो आखिर कहाँ नंबर पाया कि आईएएस बन गया है? तो आपको पता चलेगा उसको सबसे ज्यादा नंबर यहां पर है और नए लोग इस पे कम बल देते हैं। आपका अप्रोच प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए, आपके अप्रोच में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए, थोड़ा व्यावहारिक अप्रोच रखो और थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखो। मतलब जिससे फायदा हो रहा है उसको ज्यादा पढ़ोगे, थोड़ा ज्यादा बल दोगे, यहां से बहुत फायदा है। इसमें 150 भी नंबर आ रहा है, 145 भी आ रहा है, इस टाइप के नंबर आ रहे हैं। इसमें किसी भी पेपर में टॉपर को भी 150 नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इन चीजों को, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। इन चीजों को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? तो क्रमिक रूप से एक एक चीजों को देखना है। तो आपके पास ये विवेक होना चाहिए कि हमको किस पेपर पे, किस पाठ पे कितना बल देना चाहिए। अगर ये आपने संतुलन पढ़ाई के दरमियान नहीं बनाया तो अव्यवस्था हो सकती है। संतुलन चाहिए, सामंजस्य चाहिए। किस पाठ को कितना पढ़ना है आपको अवश्य पता होना चाहिए। और इसलिए जरूरी है कि आप मुख्य परीक्षा के विभिन्न पाठ को बांट कर देखो। यहाँ इथिक्स 250 नंबर का, एसे 250 नंबर का, इतिहास 75 नंबर का, भूगोल लगभग 90 से 100 नंबर का, सोशल इश्यूज लगभग 65 से 70 नंबर का, इंडियन इकोनॉमी 90 नंबर का अराउंड। तो आपको सारे पाठ का अगर पता चल जाएगा तो आप किसी भी पाठ पे खूब ज्यादा बल नहीं दोगे। एक व्यवस्था बनी रहेगी आपकी तैयारी में। दिमाग में डाल लेना, अगर तैयारी आईएएस का करना चाहते हो, शुरुआती दौर में अगर बनने का रखते हो मादा कि हम शुरुआत में ही बन जाएंगे, पहला अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में ही हमारा आखिरी अटेम्प्ट हो जाएगा, फिर तो थोड़ा विशिष्ट प्रयास करना। जिन चीज़ों को हिंट दे रहा हूं ध्यान रखेंगे। और फिर बाद में तो हम आ जाएंगे केवल इथिक्स पे। इथिक्स पे आने से पहले मैं सारी वस्तु स्थिति बता रहा हूं और ध्यान रखना। आप जीएस का पहला पेपर लिखोगे 4000 शब्द लिखते हो इसके पहले पेपर में। इसके पहले पेपर में 4000 वर्ड्स टोटल लिखते हो। दूसरे पेपर में भी 4000 शब्द लिखते हो। तीसरे पेपर में भी 4000 शब्द लिखते हो। पर इथिक्स के पेपर में 3450 कुल मिला के शब्दों को लिखना है आपको। यानी कुछ सोच के भी लिखने का अवसर मिलता है। कहां पर आपको अवसर मिलता है? तो यहाँ पे 3 पेपर में यहाँ पे ये स्थिति है, 4000 का है। लास्ट वाले पार्ट में ध्यान रखना। ठीक है? क्लियर? ध्यान रखना। और जब निबंध में जाओगे तो ध्यान रखना, निबंध वाले पेपर में कुल मिलाकर 2200 से 2400 शब्द लिखने हैं। एक निबंध 1000 से 1200 में लिखो, तो 2 निबंधों में कुल मिलाकर आपको 2400 शब्द लिखने हैं। इसमें कितना सोच कर लिखने की ताकत, समय दिया हुआ है। तो आपकी तैयारी में सबकी तैयारी एक ही टाइप से करोगे ये आवश्यक नहीं है। आपको जानना जरूरी है किस पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आप सबके पास 2 चीजें हमेशा होनी चाहिए। जब भी या घर में रहो या घर से बाहर जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, 2 चीजें जरूर रहे। एक तो सिलेबस रहे और दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रहे। ये 2 चीजें आपके सबसे अच्छे मित्र हैं। मैंने कहा मित्र, बढ़िया मित्र है जो आपको हमेशा गाइड करेगा कि बेटा ये पढ़ना, ये नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में, ये सिलेबस में नहीं है, इस टॉपिक से इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जब बार बार आप पिछले साल के प्रश्नों को देखोगे, क्वेश्चन पेपर को, तो आपको पता चलता है। ध्यान रखना, मान लो आपने सिलेबस देख लिया, पिछले साल का सिलेबस देख लिया, और सिलेबस देखने के बाद जब आप उसके क्वेश्चंस को देखते हो, प्रश्नों को देखते हो,
उस सिलेबस से, तो आपको पता चलता है कि प्रश्न तो ज़्यादा गंभीर पूछे गए हैं, ज़्यादा डेप्थ में पूछे गए हैं। तो किसी सिलेबस के किसी पाठ्यक्रम को कितना दूर तक पढ़ना है ये कैसे पता चलेगा? अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तो फिर तो कठिनाई है, भारी कठिनाई है। जो लोग 5 साल 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी एक सबसे बड़ी कमी यह है कि वो क्वेश्चन पेपर को नहीं देखते हैं। क्वेश्चन पेपर पिछले साल क्या पूछा गया पता नहीं है, तो क्वेश्चन पेपर को बार बार देखने का प्रयास करो। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। चारों पेपर का रखो, निबंध का रखो। जो मैंने बता दिया तो मान लोगे बात तो बेहतर स्थिति रहेगी आपकी। क्लियर है? तो ये साथ लेके चलो क्वेश्चन पेपर से। मान लो कोई आपने टॉपिक पढ़ा, सिलेबस को देखकर टॉपिक पढ़ लिया, और टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उस टॉपिक के प्रश्न को देखा, प्रश्न नहीं बन रहे, इसका मतलब आपने टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ा है, अभी और पढ़ना है। और प्रश्न क्वेश्चन बैंक नहीं देखोगे ना, पहला टॉपिक क्लियर, दूसरा टॉपिक क्लियर, तीसरा टॉपिक क्लियर, सिलेबस क्लियर, बाद में जब जाओगे मेंस का एग्जाम देने के लिए तब लगेगा गलती कहां से हुई है। तो ठोकर खा के सीखना बहुत अच्छी बात नहीं है। सीख लो जिन्होंने ठोकर खा रखा हो। लाइफ को प्रयोगशाला मत बनाओ, प्रयोगशाला बनाने के लिए नहीं है। अनुभवी लोगों से सीख लो, और ये क्वेश्चन बैंक रखोगे ना, अपने आप आपका रास्ता खुलता रहेगा। जिस टॉपिक को पढ़ोगे सवाल खोल के देखोगे, अरे ये टॉपिक तो अभी भी सवाल नहीं बन रहा, इसका मतलब ये टॉपिक अभी ठीक से हुआ नहीं है, नहीं तो बन जाना चाहिए। अगर टॉपिक पढ़ने के बाद तो सवाल तो बनना ही चाहिए, और नहीं बन रहा है इसका मतलब टॉपिक को अभी और पढ़ना है। क्योंकि जो आपके पास सामग्री है, जो आपने मान लो कोई टॉपिक पढ़ा, उसमें आपने खूब नोट्स बना लिया, तो यही नोट्स लेकर अगले साल जाओगे ना, तो इस नोट से आपको पिछले साल के प्रश्न तो एटलीस्ट पक्के बनने चाहिए। क्लियर है? तो मेरी बातों को सारे लोग ध्यान रखना, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेस फील होगा। क्वेश्चन बैंक हटा दोगे ना तो आपको लगेगा दुनिया के सबसे बड़े जानकार हम ही हैं। आप तो आनंद पूर्वक चलते रहोगे, आपको अपनी कमी का कभी पता नहीं चलेगा। हमेशा क्वेश्चन बैंक रखो, और अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। मैं प्रयास करूंगा केजीएस के माध्यम से कि आपके पास क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध हो जाए। मैं इथिक्स का क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा, ताकि जब मैं टॉपिक पढ़ाऊं, पहला टॉपिक क्लियर हो तो टॉपिक के साथ साथ पिछले साल के प्रश्न भी क्लियर हो जाएं। ऐसा नहीं कि टॉपिक पढ़ो, पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, 8 टॉपिक खत्म और सिलेबस खत्म। सवाल को लेकर मैं चलूंगा, और उसके लिए आप सबको भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो सिंसियर होंगे उनको तो प्राप्त हो जाएगा, और जो सबको तो समझाया नहीं जा सकता है, सबकी गति अलग अलग है। कहा भी गया है मुंडे मुंडे मतिर्भिन्न, अलग अलग मस्तिष्क में अलग अलग विचार निवास करते हैं। तो अगर विचार ये है कि आईएएस बनना है तो थोड़ा मेरे अकॉर्डिंगली चलना, इसमें आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, और जो इधर पढ़ा रहा है ना उसको भी ठीक से करना पड़ेगा, क्योंकि आईएएस के सवालों का डिस्कशन कराने की स्थिति रहती है। तो आप सारे लोग सतर्क रहना, इस एफर्ट्स को करोगे ना। मान लो आपने टॉपिक पढ़ा, और टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पिछले साल के सारे प्रश्न समझ में आ जाएं, लगे कि अरे ये तो मैं लिख लूंगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास, आप तो बेचैन हो जाओगे कि नहीं पीटी तो पास करना बहुत जरूरी है, पीटी पास करेंगे मेरा तो हो जाएगा। ये कब कॉन्फिडेंस आएगा आपके भीतर? तब आएगा जब टॉपिक पढ़ने के बाद उससे संबंधित जितने प्रश्न हैं सब प्रश्न बनने शुरू हो जाए। थोड़ी बहुत कठिनाई तो आएगी, पर कठिनाइयों के साथ भी बन जाना चाहिए। बन जाएगा तो आपके भीतर कॉन्फिडेंस उबाल मारने लगेगा, आपको लगेगा कि इस एग्जाम को मैं तोड़ सकता हूं, इसको क्रैक कर सकता हूं एग्जाम को। और नहीं तो टॉपिक पढ़ लोगे, सवाल देखोगे, लगे अरे ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो अभी बच्चा हूं, मेरा तो अभी दूध का दांत टूटा हुआ है, मेरी तो उम्र ही अभी 20 साल है। 21 साल में कई लोग आईएएस बन जाते हैं, ध्यान रखना आप, 22 साल में आईएएस बन जाते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ाई का ढंग ठीक रखना, जब टॉपिक कोई पढ़ना तो टॉपिक के साथ साथ प्रीवियस ईयर्स का सवाल भी देखना। क्लियर?
बोलो। जैसे मान लो आपने पढ़ लिया, मैं पॉलिटी में नहीं हूं, बट मान लो अगर आपने मौलिक अधिकार पढ़ लिया, मौलिक अधिकार टॉपिक है, पढ़ लिया अगर, तो मौलिक अधिकार पे जितने सवाल बने सब बनने चाहिए, सीधी सी बात है। और नहीं बन रहा है अगर सारे सवाल, तो और पढ़ो उस टॉपिक को। या इसका मतलब टॉपिक बहुत व्यापक तरीके से आपने कवर नहीं किया है। आपको लगता है कवर कर लिया ना, सवाल तो बनना चाहिए ना। बोलो यस और नो, सारे लोग बोलो यस और नो। तो मेरी पद्धति से चलोगे तो अपने भीतर कॉन्फिडेंस ला दोगे, और जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, विल फाइंड ए लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस एंड देन try to read each and every aspect of any particular topic, and after that see previous year's question paper. तो अगर जब प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर देखोगे, फिर आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ ऐसे हमको लेके चलना है, ये ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है? इसमें मेरे लिए भी एक चैलेंज रहता है कि आप में से, आप लगभग सभी लोग न्यू कमर हो, एकदम फ्रेशर हो, उनको आईएएस के सवालों को सॉल्व कराना ये आसान काम नहीं होता है। ये तभी संभव है जब मेरे साथ साथ आप भी वर्क करो, रूम पे थोड़ा पढ़ो, कुछ दो चार घंटा निकालो अलग से, तब तो बनाना शुरू कर दोगे। इतना तो मैं बोल सकता हूं। तो मैं उन चीजों को लेके चलूंगा। मैं क्वेश्चन बैंक दे दूंगा आपको अपने इथिक्स पेपर का, और जब टॉपिक खत्म होगा तो सवाल देख लेंगे। तो ध्यान रखना, इथिक्स में कितने शब्द लिखने हैं? 3450 शब्द। निबंध में कितने शब्द लिखने हैं? मैक्सिमम 2400। पहले पेपर में 4000 शब्द। आप कभी लिखने बैठो और देखो क्या 3 घंटे में 4000 शब्द लिख सकते हैं? अगर आप कोई चीज याद करके लिखोगे ना, तब 3 घंटे में 4000 लिख पाओगे। कई लोग जानते हुए छूट जाता है। 4000 शब्द लिखना 3 घंटे में, इसका मतलब हमेशा कलम चलना चाहिए 3 घंटे। मतलब रुक के सांस लेना शुरू कर दिए 2-3 मिनट तो मामला तो आपका गया। मतलब कुछ तो कुछ छोड़ोगे आप। यूपीएससी में ये स्थिति है। तो जब आप फील्ड में इंटर कर गए हो कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, आईआरएस रेवेन्यू ऑफिसर बनना है, कस्टम कमिश्नर बनना है, रेलवे का टॉप अधिकारी बनना है, या किसी भी डिपार्टमेंट में टॉप लेवल पे इसी सेवा से जाते हैं, सिविल सर्विसेज से, यहाँ जो यूपीएससी से ही सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो अगर बनना चाहते हो तो उस फील्ड की तमाम बारीकियों को पहले जानो। ऐसा नहीं उठाए और पढ़ना शुरू कर दिए। पहले जानो तो किसमें कितना पढ़ना है, कितने नंबर का पढ़ना है, कितने शब्द लिखने हैं। मैं इस पर एक दिन विस्तार से क्लास लूंगा। हमारा तो मुख्य प्रयोजन इथिक्स पढ़ाना है, तो हम इथिक्स पे आएंगे, इथिक्स को लेकर चलेंगे। अब देखो, जो आईएएस मेंस में जो इथिक्स का पेपर है, इथिक्स का जो पेपर है, ध्यान रखेंगे, ये 250 नंबर का है। 3 शब्द लिखे हुए हैं, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। 3 वर्ड्स आर रिटेन देयर, इथिक्स, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। उन लोगों ने, यूपीएससी ने भी गलत अनुवाद किया है। इसके एप्टीट्यूड का अनुवाद यूपीएससी के सिलेबस में, जो उन्होंने सिलेबस जारी किया है, उसमें अभिरुचि लिखा हुआ है। बट हम अभिरुचि शब्द को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग अभिक्षमता लिखेंगे। अभिरुचि का अनुवाद इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट का हिंदी अनुवाद अभिरुचि होता है, ध्यान रखना। हमारे सिलेबस में एप्टीट्यूड दिया हुआ है, अभिक्षमता हम लिखेंगे, ध्यान रखना, करेक्ट करके लिख रहे हैं। तो आप आईएएस की जब तैयारी करो तो एक पॉइंट ये भी नोट कर लो कि सिलेबस को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी देखना आवश्यक है, मस्ट है, लिख लो। केवल विशुद्ध हिंदी का सिलेबस रखोगे तो कठिनाई है। आपको अंग्रेजी के भी शब्दों, इतना तो करना पड़ेगा, अंग्रेजी में पास होना भी जरूरी है। ये नहीं कि मैं तो हिंदी का बॉन्ड हूं, मैं अंग्रेजी तो एक शब्द पढ़ूंगा नहीं, तो अंग्रेजी में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओगे फिर तो, ध्यान रखना। तो इथिक्स में क्या स्थिति है? इथिक्स में कुल मिलाकर 12 सवाल पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। जीएस के फर्स्ट पेपर में 20 सवाल है, 10 नंबर के सवाल हैं, 15 नंबर के सवाल हैं, ध्यान रखना। जीएस के फर्स्ट पेपर में, जीएस के सेकंड पेपर में, जीएस सेकंड पेपर में भी 10 नंबर के 10 नंबर के सवाल है, और
15 नंबर के सवाल, कुल मिलाकर 20 सवाल हैं। 10 नंबर के 10 सवाल हैं, 15 नंबर के 10 सवाल हैं, तो 100 नंबर ये हो गया, 150 नंबर ये हो गया, 250 मार्क्स हो गया जीएस का भी। तो जीएस के पहले तीनों पेपरों में टोटल 20 सवाल, मतलब पहले पेपर में 20 सवाल, जीएस के सेकंड पेपर में 20 सवाल, जीएस के थर्ड पेपर में भी 20 सवाल है। ध्यान रखना, 10 नंबर वाले 10 हैं, 15 नंबर वाले 10 हैं। दिमाग में फिट होना चाहिए कि हाँ, हमको 10 नंबर के सवालों पे प्रैक्टिस करनी है। 800 शब्दों में लिखने वाला प्रैक्टिस नहीं करना है। 10 नंबर के सवाल आ रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी उसी अंदाज से करो ना। 15 नंबर के सवाल आ रहे हैं, 250 शब्दों में लिखना है। ये सब आपको जानना चाहिए शुरू में, इंटर करते वक्त ही। और नहीं जानते हो तो किसी भी मोड़ पे अपने लिए कठिनाई पैदा करोगे यूपीएससी में। 4 साल के बाद कुछ लोग जानते हैं, 4 साल तो खत्म कर दिया ना। अब बहुत सारे दिल्ली में पढ़ने वाले, 2.5 लाख में पढ़ने वालों को यही नहीं पता है कि कितने सवाल पूछे जाते हैं, और पढ़ रहा है 2.5 लाख की कोचिंग में। पूछो उन सबसे ना, क्यों हिंदी मीडियम की दशा बिगड़ी हुई है? अभी सुधरी थोड़ी है। ये ध्यान रखेंगे आप सारे लोग। थोड़ा सुधार इस बार दिख रहा है, थोड़ा सा सुधार है, बट ऐसा करना कि अभी तक का इतिहास का सबसे अच्छा रिजल्ट है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत, कुछ लोग गलत बोल रहे हैं उस मुद्दे पे, ध्यान रखेंगे। तो जीएस इथिक्स वाले पेपर में कुल मिलाकर 12 सवाल है, ध्यान रखेंगे। 12 सवाल है, 6 सवाल और 6 सवाल 2 पार्ट में बटा हुआ है, ध्यान रखना। पहला खंड है सेक्शन ए, दूसरा है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के 6 सवाल 20-20 नंबर के हैं, तो 120 नंबर का ये हो गया। और ये 6 सवाल के भीतर 6, जैसे मान लो पहला सवाल हुआ, इसके अंदर 2 पार्ट है ए और बी, तो 10-10 नंबर के 2 सवाल हो गए। कभी कभी ए बी सी 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो कुल मिलाकर यहां पर 13 सवाल हैं और 6 सवाल ये हैं। 13-6 19 सवालों को लिखना है लगभग, ध्यान रखेंगे। इथिक्स वाले पेपर में 10-10 नंबर के कुल 13 सवालों को लिखना है और 20-20 नंबर के 6 सवालों को लिखना है। 20 नंबर के 6 तो 120 वो हो गया, और 13 गुना 10 130, टोटल 250 नंबर। 1950 शब्द लिखना है, इधर में 1500 शब्द लिखना है। कुल मिलाकर इसमें 3450 शब्द लिखना है। जीएस के पहले तीनों पेपरों में 4000 शब्द लिखना है। ये सब बारीक जानकारियां हैं, आपके छात्र के दिमाग में होना चाहिए। ये आप एग्जाम देने जा रहे हो, मुझे नहीं एग्जाम देना है। आपको अपनी गति बढ़ानी पड़ेगी लिखने की, नहीं तो सब पढ़ के चले जाओगे और वहां लिख ही नहीं पाओगे 4000 शब्द, तो फिर तो गेम हो गया ना। बहुत लोग पढ़ के चले जाते हैं, जानकारी रखते हैं, चोट खा जाते हैं। एक एक चीज को बारीक से जानो। यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो पहले प्रयास में आईएएस बन जाओगे। 1-2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे पास पीछे सत्रों में अथर अमीर सफीउल खान थे, पहला प्रयास दिया, हिट करके निकल गए। बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में आईएएस बन गए, अभी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग है। आपने गोविंद जायसवाल का नाम सुना होगा, पहला प्रयास सीधे आईएएस। परवेज आलम बिहार से थे, 21 साल 3-4 महीने में ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस मिल गया। सुकेश जैन पश्चिम बंगाल कैडर में आईपीएस थे, 21 साल 3 महीने में बने। तो कई सारे लोग 21 साल 6 महीने, 21 साल 7 महीने, 22 साल में आईएएस बन जाते हैं। और कई लोग 30 साल से यहां बैठे हुए हैं मुखर्जी नगर में, 2.5 लाख वाले कोचिंग में 2.5 लाख दिया था और पिछले 5 साल में 10-15 लाख खर्च कर चुका है। बहुत चीजों की जानकारी नहीं है जो आपको होनी चाहिए। आप सारी जानकारियां रखो, तो पढ़ते वक्त भी आपका मन लगा रहेगा, हाँ हमको ऐसे चलना है, इसको लिखना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो कुल मिलाकर ध्यान रखना, 12 टोटल तो 12 सब ऐसे दिखाई देता है, 6 पहले सेगमेंट में, पर 6 के भीतर उन लोगों ने सेगमेंट बांट रखा है। तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से देखोगे तो कुल मिला के उपविभाग को मिला के, पाठ को मिलाकर 13 प्रश्न आ रहे हैं।
10 नंबर वाले, और 6 प्रश्न आ रहे हैं 20 नंबर वाले, इथिक्स वाले खंड में। क्लियर है? अब एक बार इथिक्स का सिलेबस सारे लोग देखो। इथिक्स का सिलेबस सबको डाउनलोड कर लेना है, ध्यान रखना। इथिक्स के सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है। इथिक्स का सिलेबस दे रहा हूं मैं, उसको एक जगह अपने टेबल पे रख दो ऊपर में, या उसको चिपका लो, जैसे भी करना चाहते हो। दीवार गंदा भी ना हो, ऐसा नहीं कि दीवार पे चिपका दो और फिर बाद में उसको उसकी रूपरेखा बिगड़े, ये भी नहीं होना चाहिए। ऐसा रखो कि इथिक्स का एक सिलेबस निकाल के डाउनलोड करके एक पेज रख लो। दोनों मीडियम में है सिलेबस। और ये पेपर ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है, ध्यान रखना। जितने लोग आईएएस बने हैं पिछले इस साल को भी मिलाकर, ये वर्ष भी, तो आईएएस इसलिए नहीं बना कि जीएस के पहले तीन पेपरों में बहुत ज्यादा नंबर है। कोई कह दे कि मुझे जीएस के पहले 3 पेपर में नंबर मिला, मैं आईएएस बन गया, ऐसा आपको कोई अपवाद दिखाई दे सकता है, अपवाद। नहीं तो जितने आईएएस बने, आईएएस सिलेक्शन नहीं, आईएएस जो ऊपर के रैंक में है, उनको इथिक्स में अच्छा नंबर था, एसे में अच्छा नंबर था, अपने ऑप्शनल पेपर में था और इंटरव्यू में था। इस 4 के कारण वो आईएएस बने हैं। इस बार भी देखोगे जीएस के फर्स्ट पेपर में कई लोगों को 250 में 80 नंबर है, 90 नंबर है, 2 डिजिट में नंबर है, फिर भी आईएएस बने हुए हैं। तो आपको आईएएस की तैयारी करते वक्त कहां बल देना चाहिए? ऐसा नहीं कुछ सेगमेंट 20 नंबर का हो और वहां पे आपने 3 महीने का समय दे रखा हो। गलत अवधारणा हो, गलत अप्रोच होगा आपका। आप अपने तरीके से, अपने विवेक आप सबके पास है, बुद्धि सबके पास है, अपने विवेक से तौलो। आप सिलेबस रखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रखो, पता चलेगा कि इस पेपर से तो इतना ही नंबर का सवाल आ रहा है, उसी अनुपात में उस पर बल दो। बोला कम बेसी कर सकते हो सकता है कभी कि कोई 100 नंबर का स्लॉट है, उस पर आप 2 महीने का समय दे रहे हो, कोई 30 नंबर का स्लॉट है, उस पर आप 4 महीने का समय दे रहे हो। सिलेबस आपको जानना जरूरी है, ये ध्यान रखेंगे सारे लोग। इज इट क्लियर? ध्यान रखेंगे तो सिलेबस को एक बार रीड कर लेते हैं। सारे लोग रीड करो एक बार। देखो सिलेबस में 3 शब्द हैं, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। 3 शब्द दिए गए हैं। इथिक्स का पेपर आज के डेट में मध्य प्रदेश में है। इथिक्स का पेपर अभी यूपी पीसीएस में है। इथिक्स का पेपर राजस्थान पीसीएस में है। अरुणाचल प्रदेश में भी इथिक्स का पेपर है, बिहार में नहीं है। ज्यादा इथिक्स पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है, ध्यान रखना। कहां पे? बिहार में। आईएएस में है, यूपी पीसीएस में, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, ये सब ध्यान रखना। बट बीपीएससी में अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इथिक्स का पेपर। होना चाहिए था, बीपीएससी में भी हो जाना चाहिए था। और यहां पे बीपीएससी ने अभी इस साल एक अच्छा काम किया, निबंध का पेपर ऐड कर दिया। आ जाओ बेटा निबंध में, और निबंध भी अलग लेवल का पूछ लिया उन्होंने कि जिसने बनाया होगा उसको भी अगर बैठा दिया जाए तो एक बार तो वो भी कठिनाई का सामना कर लेगा। मीनिंग समझना अलग बात है, 800-900 शब्दों तक ले जाना एक अलग पक्ष हो जाता है। तो देखो कुल मिलाकर इसमें 8 टॉपिक्स हैं। 7 टॉपिक्स तो विषय वस्तु हो गए, 8वें टॉपिक में केस स्टडीज है, मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज। तो 7 जो ऊपर के हैं उन पे केस स्टडीज बनेगा 8वें नंबर में। तो कुल मिलाकर ये 8 टॉपिक हैं, आप एक बार देख लोगे और देखो कितना अच्छा सा टॉपिक है। अगर इथिक्स आपने ठीक से पढ़ा होगा तो इसका लाभ आपको जीएस के फर्स्ट पेपर में मिलेगा। क्यों मिलेगा मैं बता रहा हूं साक्ष्य के साथ। देखो यहां हमें इथिक्स वाले पेपर में हमें पढ़ना है महान नेता, महान सुधारक और प्रशासकों के जीवन और उनके उपदेशों से शिक्षा। महान नेता भी पढ़ना है तो गांधी भी पढ़ना पड़ेगा, हमें
नेहरू भी पढ़ना पड़ेगा, पटेल भी पढ़ना पड़ेगा, सुधारक भी है तो राजा राम मोहन राय भी पढ़ोगे, दयानंद सरस्वती भी पढ़ोगे, और भी जितने लोग हैं ज्योतिबा फूले भी पढ़ोगे, दयानंद सरस्वती भी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सबको पढ़ना पड़ेगा ना। सुधारक हैं, इन सुधारकों को पढ़ना है। और यहां ठीक से पढ़ लोगे तो इतिहास वाले पाठ में जीएस के पहले पेपर में सवाल क्या पूछ रहा है, गांधी के योगदान को बताइए, लिख दो यहां पढ़ के, पढ़ो यहां पे, लिखो जीएस के फर्स्ट पेपर में। एक बात पूछा, वर्ण व्यवस्था में गांधी और अंबेडकर की तुलना कीजिए, यहां पढ़ोगे तो बिल्कुल मिलेगा ना, गांधी और अंबेडकर दोनों मिलेंगे। पर यहां पढ़ के लिखो ना वहां पे, वहां तो इन चीजों को कम पढ़ाया जाता है इतिहास में, वहां गांधी अंबेडकर और इन चीजों पे थोड़ा लेस इंफेसिस जाता है। और पढ़ाएंगे भी तो घटनाक्रम बताएंगे कि 15 में आए, 17 में खेला गए, 17 में चंपारण गए, खेला गए, अहमदाबाद गए, असहयोग आंदोलन में भाग लिया, वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, 42 में भारत छोड़ो, और उसके बाद इतिहास घटनाक्रम पे ज्यादा बल चला जाता है। बट वर्ण व्यवस्था में गांधी और अंबेडकर का अंतर क्या है, ये तो यहीं से मिलेगा। सवाल आ रहा है कहां पे, इतिहास वाले खंड में, ध्यान रखना, आ रहा है सवाल इतिहास में, लिख दो यहां से आप, कंटेंट यहां बेहतरीन से कंटेंट मिलेगा। तो ये महान नेता यहां पढ़ रहे हो, सुधारक यहां पढ़ रहे हो, इसको ठीक से पढ़ लो, लगभग 2 महीने में अपना इथिक्स का सिलेबस फिनिश हो जाएगा। लगभग 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि बीच में उसको छुट्टियां भी मैं देता रहूंगा। तो 250 नंबर का पेपर आप लगभग 2 महीने में कंप्लीट करने जा रहे हो। तो अगर पढ़ना है ठीक से तो कॉपी कलम लेकर बैठोगे। ऐसा नहीं है कि ये तो खान साहब ने 7,500 में दे दिया है, चलो देख लेते हैं। तो कई बार बहुत अच्छी चीजें आसानी से मिलती हैं तो लोग उसका महत्व कम समझते हैं, और वही 2.5 लाख आके देंगे ना यहाँ दिल्ली मुखर्जी नगर में, तो वीडियो देखेंगे 4 साल पुराना वीडियो, इररिलेवेंट और अप्रमाणिक, अप्रासंगिक, अप्रमाणिक, निम्न गुणवत्ता, इतनी मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया, निम्न गुणवत्ता, अप्रमाणिक, अप्रासंगिक, 5 साल पुराना वीडियो देख के लोग ताली बजा रहे हैं। ये दशा है। 2.5 लाख, मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है, सोशल मीडिया पे बहुत कंट्रोल है। ऐसे 2.5 लाख वाले में पढ़ने वाले को तो आप पढ़ाना। आप सबसे मैं ये खुली छूट दे रहा हूं कि जो आपके टच में कोई दिल्ली में आके 2.5 लाख की कोचिंग में पढ़ रहा हो, उसको बैठा के पढ़ाना। मेरे खंड में तो पढ़ा सकते हो, मेरे खंड में आपसे भागता हुआ नजर आएगा। सबको मैं खुली छूट दे रहा हूं। अभी तो पढ़ना शुरू तो करो, अभी तो मैं विषय वस्तु पे आया ही नहीं हूं। आज की क्लास एक इंट्रोडक्टरी क्लास है ताकि मैं विषय को समझा सकूं आपको। तो मानवीय मूल्य पढ़ना, महान नेता, सुधारक, प्रशासक, इसके साथ साथ देखो अपने साथ ये भी सब पढ़ना है। ये देखो, भारत और विश्व के नैतिक विचारक और दार्शनिक। गांधी नैतिक विचारक भी हैं, दार्शनिक भी हैं। विवेकानंद नैतिक विचारक हैं, दार्शनिक हैं। ध्यान करना आप, अंबेडकर को भी हम नैतिक विचारक के रूप में लेंगे, फिलोसफर के भी रूप में लेंगे, सुधारक के रूप में भी लेंगे। तो और ऐसे सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। कहां पर? जीएस के फर्स्ट पेपर में। जीएस के फर्स्ट पेपर में अब सवालों का रेंज अलग चला गया है। हिस्ट्री में भी देखोगे तो सवाल निकाल के, इसलिए मैंने कहा ना क्वेश्चन बैंक देखो बार बार। मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अपने पेपर का तो मैं कर दूंगा, प्रयास करता हूं कि और भी पेपर आपको मिल जाए। और देखो, अगर इथिक्स ठीक से पढ़ते हो तो इथिक्स में हमें गवर्नेंस से संबंधित कई मुद्दों को पढ़ना है। जैसे मान लो अपने सिलेबस में पढ़ना है, ये सत्यनिष्ठा पढ़नी है, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, सिविल सेवा मूल्य हैं, जैसे सूचना का अधिकार है, आचरण संहिता है, नागरिक घोषणा पत्र है। तो जीएस के सेकंड पेपर में भी गवर्नेंस पढ़ना है हमें। जीएस सेकंड पेपर में गवर्नेंस पढ़ना है। अगर इथिक्स ठीक से पढ़े हो तो जीएस के सेकंड पेपर में फायदा मिलेगा। जीएस सेकंड पेपर में भी फायदा मिलेगा अगर इथिक्स ठीक से पढ़े हो, क्योंकि गवर्नेंस के बहुत सारे इश्यूज हैं यहां पर। और इथिक्स ठीक से पढ़े हो तो सीधा फायदा आपको निबंध में मिलेगा। निबंध में सारे के सारे सवाल फिलोसफिकल पूछे जा रहे हैं। आप जाके निबंध देखो, पीपीएससी ने भी उसी स्तर को टच कर दिया है। ऐसा थोड़ी है कि बहुत सतही सवाल निबंध में पूछे जा रहे हैं।
एक स्तर के सवाल हैं, सामान्य सवाल नहीं हैं। तो इथिक्स का अध्ययन आपको निबंध में मदद करेगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे आपको नैतिक विचारक दार्शनिक पढ़ना, प्लेटो पढ़ोगे, अरस्तु पढ़ोगे, यहां पे अमर्त्य सेन को भी पढ़ोगे और जॉन रॉल्स को भी पढ़ लोगे। ध्यान रखना, कौटिल्य भी पढ़ेंगे और विवेकानंद भी पढ़ेंगे। तो हम इन चीजों को अगर पढ़ लेते हैं तो ऐसे में कितनी सामग्री आपके पास आ जाएगी निबंध के पेपर में। और आईएएस बने जितने लोग हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, जितने लोग आईएएस बने हैं, अगर आईएएस इसलिए नहीं बन गए कि उनको जीएस के पहले 3 पेपरों में बहुत अच्छा नंबर है। आईएएस इसलिए बना है कि उसको निबंध में बहुत अच्छा नंबर है, उसको इथिक्स में बहुत अच्छा नंबर है, और उनको ऑप्शनल पेपर में और अच्छा नंबर है, और फाइनली इंटरव्यू में ठीक ठीक नंबर है। तो आईएएस बन गए, नहीं तो नीचे में कहीं से बहुत मेहनत भी की और नीचे में कहीं ना कहीं कोई पोस्ट आ गया उनके पास। ये जो मैं बोल रहा हूं उस सब का दायित्व आपको सत्यापित करने का दायित्व आपको है। नेट पे सबके नंबर अवेलेबल हैं कि किसने कितना नंबर पाया है, उससे आप निर्णय लोगे। ध्यान रखना आप। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट करेंगे। अब आप कॉपी कलम निकाल लो और कुछ कुछ नोटिंग करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप सब लोग मेरी बात को, कुछ बातों को ध्यान कर लेना। देखो आज मेरी पहली क्लास एथिक्स की और बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं इस प्लेटफॉर्म से। सबकी अपेक्षाएं भी हैं कि चूंकि ये पहली बार आईएएस की शुरुआत की गई है खान साहब के द्वारा और इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, तो एक अवसर भी है कि आप सबके भीतर, आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो हिट कर सकते हो। बहुत भटकने की जरूरत नहीं है। और मैं प्रयास करूंगा कि जो मैं पार्ट्स को लेके चल रहा हूं 250 नंबर का, 250 मार्क्स का, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आईएएस के सवाल लिखने की स्थिति पैदा हो जाए। और इसके लिए मैं ये काम करने जा रहा हूं कि लगभग 5 दिन की क्लास होगी, वीक में 5 डेज एक दिन क्लास लेंगे और एक दिन न केवल क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होगा। और जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, मान लो कोई टॉपिक कंप्लीट होगा, तो मैं प्रतिदिन आपको एक सवाल दे दूंगा। 10 नंबर का एक सवाल दे दूंगा, 10 नंबर या 15, प्रयास करूंगा प्रतिदिन। कभी कभी गैप हो सकता है, मगर मैं प्रयास करूंगा कि आपको 1 दिन 2 दिन पे कोई सवाल दे दूं 10 नंबर का, आप उसको लिख के प्रैक्टिस करो, जिसको मैं पढ़ा चुका रहूंगा। और 5 दिन के बाद जब 6ठे दिन आऊंगा तो उस दिन उन सारे सवालों को जो मैंने दिया है मॉडल आंसर मैं डिस्कस कर दूंगा, और उनका मॉडल आंसर मैं आपको एक प्रिंटेड फॉर्म में मॉडल आंसर दे दूंगा। कॉपी आपको अपने से चेक करनी है, सेल्फ इवैल्यूएशन। आपके पास जब मॉडल आंसर मिल गया तो फिर आप चेक कर लो कि आपने कौन कौन से पॉइंट छोड़े हैं। अपने को अपने से चेक करते रहो। मॉडल आंसर देने की जिम्मेदारी मेरी। बोलो सारे लोग, क्लियर है? तो मॉडल आंसर मैं दे दूंगा और आईएएस का दूंगा सवाल, ताकि ये ना लगे कि बच्चा बच्चा टाइप में खेल रहे हैं। आईएएस का सवाल बनाएंगे, आपसे मैं बनवाऊंगा, मगर उसके लिए जरूरी है कि आप ठीक से पढ़ो। ऐसा नहीं कि रूम पे हो और टहल रहे हो इधर उधर, बीच बीच में 4 बार उठ के कहीं जा रहे हो, क्योंकि कौन किस पोजीशन में बैठकर पढ़ रहा है ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल काम है। तो विधिवत तरीके से पढ़ना। पैसा आपका कम जरूर लगा है, परंतु इधर श्रम ठीक से हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि 7,500 में क्या मिलेगा। 7,500 में वैसा भी मिल सकता है कि जो 2.5 लाख देकर पढ़ रहे होंगे दिल्ली में, उनको नाप दोगे, उनको सीधे सीधे ग्रिप में ले लोगे। ध्यान रखना, अगर आप पढ़ते हो तो ग्रिप में ले लोगे उनको। मैं मुखर्जी नगर में 2.5 लाख जिसने दिया हो उनको तो नचा डालोगे आप। अगर वो भी आ जाए तो उनको लगेगा कि मैं गलत जगह चला गया था,
उनको अफसोस होगा अगर इस क्लास में, हमारे क्लास में रहे होंगे तो। चलेंगे हम लोग क्रमिक रूप से। पैसा ज्यादा देने का मतलब क्या है कि वहां गुणवत्ता बेहतरीन ही होगी क्या? ये भ्रम है, ये मिथ्या अवधारणा है, गलत सोच है। समझ में आया? कई बार लोग जानबूझ के उसको बढ़ा के रखते हैं कि ताकि लड़कों को लगे कि नहीं इतना पैसा लेते, कुछ तो करते होंगे। तो कुछ करते हैं, वो सब सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे जो देखते हो ना रील छोटा छोटा, वो अवेलेबल है, उनको देख के संतुष्ट कई लोग होते हैं। उससे आईएएस की तैयारी संभव नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। 3 शब्द हमारे सिलेबस में हैं। वो देखो सिलेबस में आपको दे चुका हूं, एक डायग्राम में दे चुका हूं, उसको आप लोग डाउनलोड कर लेना, उससे आसानी होगी। क्लियर है? मिथ्या ठीक है, मिथ्या है, भ्रम है, उन सबको ग्रिप में ले लोगे। जो ये 2.5 लाख में पढ़ रहे होंगे ना उनको ग्रिप में लेना। वो आपसे मिलेंगे तो आपसे नोट्स मांगेंगे, आपको उनके नोट्स मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपसे नोट्स भी मांगेंगे और आप उनको पढ़ाओगे भी, तो कॉन्फिडेंस आएगा कि इन 2.5 लाख वालों के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब आवरण ऐसा क्रिएट किया हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू कि लोग भ्रमित होकर या भयभीत होकर, उनको लगता है आईएएस बनना है तो इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। ये भ्रम है। आप 4 साल दिल्ली रुक जाओगे तो सब समझ में आ जाता है, बट 4 साल के बाद जल्दी नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात जो मैं सारे बच्चों को एक बात बता देना चाहता हूं कि जो लोग 24 के बाद मेंस देने जा रहे हैं, मतलब 24 में तक नहीं देना है, वो अभी ऑप्शनल पेपर नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अभी उम्र है 18 साल और ऑप्शनल पेपर भी डिसाइड करके ऑप्शनल पढ़ लो, गलत हो सकता है। ध्यान रखना, इस बार यूपीपीसीएस ने ऑप्शनल पेपर को हटा दिया, बीपीएससी ने ऑप्शनल को क्वालिफाइंग कर दिया। राजस्थान में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो जितने इधर हिंदी मीडियम्स के हैं सब जगहों से ऑप्शनल पेपर को, वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। संभावना प्रबल हो सकती है कि 24 के बाद 25 तक में हट जाए। तो जिसको 24 तक देना हो वो पढ़ने का, 24 में देना हो, 23 में देना हो तो पढ़ना ही पड़ेगा। 24 में भी देना हो तो आप सोच लो कि हाँ पढ़ना शुरू कर देते हैं। बट अगर 25 में देने का सोच रहे हो तो अभी थोड़ा रुक जाओ, थोड़े देर के कुछ महीनों के बाद पढ़ना ऑप्शनल, मत पढ़ना। मेरी सलाह मान लेना बाद में, नहीं तो ये मत कहना कि मैंने सतर्क नहीं किया था। और मैं साक्ष्य दे रहा हूं कि इसी साल गायब किया है यूपीपीसीएस ने, देखते देखते में उड़ा दिया पेपर को, ऑप्शनल पेपर को। कई लोग तैयारी कर रहे थे यहाँ पे दिल्ली में, साफ कर दिया। बीपीएससी ने क्वालिफाइंग कर दिया। बच्चा अब ये है, यूपीएससी के ऊपर प्रेशर है, ये लोग करेंगे। पहले भी ऐसा रिकमेंडेशन आ चुका है बट उसको इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ है, तो संभावना प्रबल रहेगी। तो थोड़ा रुक के पढ़ लेना, इसे कोई जरूरी थोड़ी अभी जब देना ही नहीं, अभी 23 में 24 में भी नहीं देना तो क्यों पढ़ोगे और क्यों ऊर्जा लगाओगे इसमें? अभी ऊर्जा मत लगाओ, ऊर्जा लगाओ जीएस में। तो देखो अब तो सिलेबस में कई सारे 24 में देना है, तो 26 में देना है तो बिल्कुल मत पढ़ो। कुछ 26 में देना, 25 में देना है तो ऑप्शनल मत पढ़ो, बस हमारी सलाह ध्यान रखो। नहीं तो अभी पढ़ना शुरू कर दोगे, बाद में लगेगा किसी ने हमको सतर्क क्यों नहीं किया। ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक में दे दूंगा, क्वेश्चन बैंक मैंने बोला ना, कम क्वेश्चन बैंक दे दूंगा। 2-3 दिन के बाद मैं सबको अपलोड करा दूंगा क्वेश्चन बैंक को। और मेरा क्वेश्चन बैंक बड़ा यूनिक है। जैसे मान लो, जैसे क्वेश्चन बैंक है कैसा, क्वेश्चन बैंक है, मान लो पहला टॉपिक आपने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक, तो पहले टॉपिक के सारे सवाल एक जगह पे हैं। जितने सवाल हैं अभी तक पूछे गए सब एक ही जगह है। मान लो पहला टॉपिक पढ़ रहे हो तो पिछले साल के सवालों को देख लो। ये सवाल जो है ऐसे आसानी होगी ना। मैंने ईयर वाइज नहीं दिया है, मैंने टॉपिक वाइज सवाल इकट्ठा कर दिया है। मान लो टॉपिक नंबर 4 पढ़ा, तो टॉपिक नंबर 4 पढ़ने के बाद देख लिया प्रीवियस ईयर में क्या क्या सवाल है, संभावित सवाल भी दिया हुआ है। मतलब बन जाना चाहिए। 1-2 सवालों में कठिनाई तो होगी ना, एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे फिर तो। और बनना चाहिए, कठिनाई आए मगर वो बनना चाहिए।
सबसे बड़ी बात है बनना चाहिए। क्लियर? तो वो मत अभी आप लोगों को जो 24 के बाद देना है 25-26 में, तो अभी रुक जाओ, इंतजार कर लो। हो सकता है सरकार का कोई सर्कुलर आ जाए। यूपी सरकार ने अभी निकाल दिया, तैयारी करते करते, बहुत दिन से सूचना थोड़ी थी, कहा कि अगला एग्जाम आपको ऑप्शनल हट रहा है। कोई अंतर नहीं पड़ा यूपी सरकार पे। बिहार सरकार ने, कई लोग तैयारी कर रहे थे, अचानक कहा हम करेंगे ये यूपीएससी भी कर सकती है। पहले तो यूपीएससी में ही करने का प्रस्ताव था, बाद में विरोध हो गया था। अब जब सभी स्टेट पीसीएस से हट गए तो हटाना बड़ा आसान है ना। सतर्क रहना, मत अभी स्टेप लो। उसमें क्यों उलझोगे अभी से? कोई भी पेपर से उलझना नहीं है। देखो अपने सिलेबस में 3 पार्ट हैं, 3 शब्द लिखा हुआ है। इथिक्स है, इंटीग्रिटी है और एप्टीट्यूड है। ये 3 शब्द हैं अपने सिलेबस में। सिलेबस को सारे लोग अब डाउनलोड कर लेना। 25 में देना है तो मत पढ़ना, 26 में देना है। सभी पार्ट्स के मैं प्रयास करता हूं। देखो अभी सबसे पहले तो मैं इथिक्स का दे रहा हूं, और जो मैंने कहा ना कि इथिक्स पढ़ने के बाद सबको मैं कसम दिला दूंगा, पढ़ने के बाद 2.5 लाख में जो पढ़ रहा होगा दिल्ली में, उसको पढ़ाना है। पढ़ा दोगे उनको, ये ध्यान रखना। तो किसी दिन मैं सबको पहले एक टॉपिक खत्म कर लेता हूं, उसके बाद वो मैं सबको वो एक दिन शपथ लेंगे सारे लोग, ताकि ये महसूस ना हो कि 7,500 दिए हो तो ये तो मान लेना, अरे ये तो कुछ भी तो मिल जाए। कुछ ही नहीं, बहुत मिल जाएगा, और इतना मिलेगा कि उनको ग्रिप में ले लोगे। सीधी सी बात है। और थोड़ा वक्त लगेगा मेरी बात को सत्यापित करने में, 1 हफ्ता तो लगेगा ही, जब हम लोग पहला टॉपिक खत्म करेंगे। देखो पहला शब्द है इथिक्स, इथिक्स। दूसरा शब्द है सत्यनिष्ठा, जो अपने सिलेबस की हेडिंग दी गई है। और तीसरा है अभिक्षमता। और कुल मिलाकर 8 टॉपिक्स हैं यहां पर, ध्यान रखना। 8वां टॉपिक केस स्टडीज का है। तो इथिक्स में आप ध्यान रखना, इथिक्स में लास्ट के 120 नंबर के सवाल आ रहे हैं केस स्टडीज पे, और 130 नंबर के सवाल आ रहे हैं ऊपर के 7 टॉपिक्स पे। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो कोई पूछे इथिक्स क्या है, बोलो इथिक्स एक विज्ञान है, सीधा सा बोलो। पूछता ही रहेगा ना कि भाई विज्ञान है, क्या ऐसा विज्ञान है, फिर बताएंगे। कोई पूछे इथिक्स क्या है तो बोलो इथिक्स एक विज्ञान है। जैसे रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, समाजशास्त्र है, जीव विज्ञान है, यह भी एक विज्ञान है। बट विज्ञान 2 तरीके का होता है, ध्यान रखना है। विज्ञान 2 तरीके का होता है। एक होता है वर्णनात्मक विज्ञान, वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव साइंस, और दूसरा होता है नियामकीय विज्ञान, नियामकीय नॉर्मेटिव साइंस। अगर कोई ऐसे पूछे विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का आशय क्या है, तो देखो क्षेत्र विशेष का सुव्यवस्थित अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है। जैसे आप जीव विज्ञान को देखो, वहां नाना प्रकार के जीवों का व्यवस्थित तरीके से अध्ययन किया जाता है। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इज कॉल्ड साइंस। तो विज्ञान जो है विशिष्ट ज्ञान है, किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट ज्ञान। जैसे जीव विज्ञान, जीवों के बारे में हम बारीकियों को जानते हैं। नाना रसायन विज्ञान, नाना प्रकार के रसायनों का अध्ययन करते हैं, एक क्षेत्र हो गया। रसायन विज्ञान में हम जीवों का नहीं पढ़ेंगे, केवल रसायन का। भौतिक विज्ञान में भौतिक तत्वों का, ये सुनो। जीव विज्ञान में केवल जीवों का, और उनका हम व्यवस्थित अध्ययन करेंगे, सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करेंगे। तो यह भी एक विज्ञान है। पूछा विज्ञान है तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? जैसे जीव विज्ञान में जीवों का, रसायन विज्ञान में रसायनों का, भौतिक विज्ञान में भौतिक तत्वों का। तो इथिक्स में किसका अध्ययन करते हैं? तो बोलोगे इथिक्स में मानव के आचरण का। किसका अध्ययन करते हैं? मानव के कंडक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। किसका अध्ययन करोगे? सारे लोग बोलना, एक बार लिख के बताओ। इथिक्स विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, मतलब व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? मानव के आचरण का। किसका अध्ययन?
मानव के आचरण का, मानव के आचरण का अध्ययन करते हो। तो अभी हमने कहा विज्ञान में हम, ये व्यवस्थित ज्ञान है, व्यवस्थित अध्ययन होता है, ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड। किसी भी क्षेत्र का सुव्यवस्थित अध्ययन विज्ञान कहलाता है। अब विज्ञान दो टाइप का होता है, एक वर्णनात्मक और दूसरा नियामकीय। तो देखो, एक विज्ञान वह है जिसमें जो चीज जैसी है उसको उसी टाइप से बताया जाता है। जैसे मान लो अगर हम कहें इसके बारे में बताइए, तो हम बोले प्लास्टिक का बना हुआ है, ये जैसा है हम इसके बारे में बता रहे हैं, बोलो। तो आप शरीर विज्ञान में जाओगे तो हमारा शरीर किन किन तत्वों से बना हुआ है, जीव विज्ञान में जाओगे जीवों की क्या क्या स्थिति है, वो सब बताया हुआ। जो जीव जैसा है उसको वर्णन करता है कि किसी की 4 टांगे हैं तो 4 टांगे, 2 टांगे, 3 टांगे कितना है, उसको एज इट इज जो है वैसा ही बताया जाता है। वो होता है विज्ञान, वर्णनात्मक विज्ञान। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये सब ज्यों का त्यों अध्ययन करते हैं, ज्यों का त्यों, एज इट इज, मतलब जो जैसा है उसको परीक्षण करके बताया, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। नीति शास्त्र भी एक विज्ञान है। इसमें किसका अध्ययन होता है? मानव के आचरण का। पर जो जैसा है वैसा नहीं। हम ये नहीं कि वो राम बैठा है, मोहन खाना खा रहा है, ये नहीं, बल्कि इसमें हम ये अध्ययन करते हैं क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम चाहिए में अध्ययन करते हैं। हम मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं, मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, मानव को कौन सा आचरण नहीं करना, यह अध्ययन करते हैं हम। कहां पे? इथिक्स में। देखो, एकमात्र विषय इथिक्स ऐसा है, इथिक्स एकमात्र विषय है जो हमें यह शिक्षा देता है क्या करना चाहिए, ठीक है, क्या नहीं करना चाहिए। इतिहास ये शिक्षा नहीं देता है, ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं देता है। ये जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान जितना पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, स्टैटिक्स पढ़ लो, कोई भी ये जो विधाएं हैं, ज्ञान के विषय हैं, कोई ये शिक्षा नहीं देता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ये चर्चा कहां पे होती है? इथिक्स में। सारे लोग बोल लो, इथिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के आचरण का। और आचरण को जब अध्ययन करेंगे तो ये बताएंगे क्या उचित है और क्या अनुचित है, मानव का कौन सा आचरण सही है, कौन सा आचरण गलत है। ये चर्चा होती है इथिक्स के भीतर। एक बार फिर से बोलना सारे लोग, देखो कुछ चीजों को रिपीट करेंगे, आप सारे लोग इन्वॉल्व रहना। इथिक्स में हम किसका अध्ययन करते हैं? मानव के आचरण का। मानव के आचरण का जब करेंगे तो क्या करते हैं? हम बताते हैं कौन सा आचरण उचित है, कौन सा आचरण अनुचित है। पूछा उचित का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं विच कंडक्ट इज राइट, विच कंडक्ट इज रॉन्ग। उचित का मतलब करना चाहिए, करना चाहिए। और दूसरा अनुचित का मतलब नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतलब मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, इसकी चर्चा कहां होती है? इथिक्स के भीतर। एक बार फिर से बोलना, मानव के आचरण का हम उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। कोई पूछे कि इथिक्स में होता क्या है? जैसे इतिहास में हम इतिहास की बातें पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में राजनीति से संबंधित बातें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान में जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान में रसायन के बारे में पढ़ते हैं। ये इथिक्स में करते क्या हैं? क्या करते हैं? हम बोलेंगे मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं, बताते हैं कि कौन सा आचरण उचित है और कौन सा आचरण, मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए और कौन सा आचरण, इसकी बातें करते हैं हम इथिक्स में। ये सुनो, मानव के आचरण का, वो चरित्र भी आ जाएगा बाद में, मैं चरित्र शब्द समझा दूंगा, ध्यान रखना। पहले जो मैं बता रहा हूं उतना पहले ध्यान रखो, क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हैं। मानव के आचरण को उचित अनुचित के रूप में हम निर्धारण करते हैं। बिल्कुल सही, क्लियर है? मानव के आचरण का हम उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण करते हैं। तो कोई पूछे इथिक्स क्या है? बोलो इथिक्स एक विज्ञान है। पूछे कैसा विज्ञान है? बोलो कि नियामकीय विज्ञान है। इसमें हम चाहिए में अध्ययन करते हैं,
एक वर्णात्मक विज्ञान है, जो जैसा है वैसा अध्ययन करते हैं। हम तो कहते हैं मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, मनुष्य को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, मनुष्य को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ये सुनो, ये सारी बातें चाहिए में आ रही हैं। डूज एंड डोंट्स की बात आने लगती है, ऑट एंड नॉट ऑट टू, डूज एंड डोंट्स आ जाएगा, जो करना है और जो नहीं करना है, ध्यान करना। तो ऑट में बात होती है इथिक्स में। आप पूरा इतिहास पढ़ लोगे, कहीं एक जगह भी ना ये शब्द नहीं मिलेगा चाहिए, हमेशा इज में खत्म होगा या था में खत्म होगा। ये जो शब्द है ना इथिक्स में मिलता है। पूरा साइंस की किताब पूरा पढ़ लोगे, लाखों शब्द छपे होंगे, उसमें चाहिए शब्द नहीं छपा होगा, ऑट नहीं छपा होगा। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये मिलता है कहां पे? इथिक्स में। मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, मानव को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, ये बातें होती है। क्लियर? ठीक है। तो व्हाट ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू, ध्यान करना, इसको आप ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू कहोगे। नियामकीय का मतलब है, ध्यान करना, आदर्श मूलक विज्ञान। इसको नियामकीय के ऑब्लिक देकर लिख लो, आदर्श मूलक। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मेटिव, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव का मतलब है इसमें कुछ मानकों का, अभी हम इसको जब नोटिंग कराएंगे कि मान लो पूछ दे नीति शास्त्र विज्ञान है कैसे, तो हम इसकी नोटिंग करा देंगे। ये हो सकता है आईएएस में तो सवाल ऐसा नहीं पूछेगा, बट यूपी पीसीएस पूछ सकता है, राजस्थान पीसीएस पूछ सकता है, एमपी पीसीएस पूछ सकता है। आईएएस में नहीं जाएगा। आईएएस में समझ लोगे कि हम इसे विज्ञान क्यों कहते हैं। पहली बात कि विज्ञान क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें मानव के आचरण का अध्ययन हो रहा है, सुव्यवस्थित अध्ययन हो रहा है। नियामकीय क्यों है कि इसमें कुछ आधार पे हम यह बताते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए और क्या, इसी संदर्भ में नियामकीय आदर्श मूलक कहलाता है कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसमें कुछ नॉर्म्स के आधार पे, कुछ ग्राउंड्स के आधार पे हम यह बताते हैं कि मानव को क्या करना चाहिए और क्या, इस संदर्भ में यह नियामकीय है, गाइड करता है कि ये करो और ये मत करो, ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। नॉर्मेटिव से कुछ नॉर्म्स इसमें आएंगे, एनओआरएम्स, कुछ मानदंड आएंगे, कुछ थियरीज आएंगे, कुछ आदर्श आएंगे। आदर्श भाई आपको इस दिशा में बढ़ना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए, ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें आ जाती हैं इसके भीतर। तो अगर मैं कहूं इथिक्स किसे कहोगे, कोई बुक भी लेनी है, मेरा नोट्स पढ़ लोगे तो पर्याप्त है। कौन सी बुक ले लोगे? तो मैं नोट्स देने जा रहा हूं, फिर परेशान क्यों हो? अभी से बुक में मैं टॉपिक वाइज बुक बता दूंगा, ज्यादा होशियार बनोगे तो एक एक टॉपिक पे एक एक बुक बता दूंगा, फिर दिमाग शांत हो जाएगा कि नहीं, फिर तो हम पहले अटेम्प्ट में छक्का मारेंगे। जितना मैंने बता दिया उसको मिलाते रहना। एग्जाम है सितंबर अक्टूबर में, एग्जाम है आईएएस का, आईएएस का एग्जाम है अक्टूबर में, उसके पहले तो सिलेबस अपना खत्म रहेगा ना। तो हमारा जो मैं नोट्स दे दूंगा, जो मैटर रहेगा उसमें आईएएस का जिस दिन पेपर होगा ना, शायद 25 अक्टूबर से है, शायद सितंबर के, एक बार कंफर्म करेंगे तो बता दूंगा। उस दिन लेके बैठ जाना मेरा नोट्स, कितना लग रहा है। फिर जो आज बोल रहा हूं उसको कट करके फुटेज रख लेना कि अरे आपने उस समय ऐसा बोला था, अभी उल्टा बोल रहे हैं आप। ठीक है, बनना चाहिए सवाल, ये मेरा मानना है। वो फिर अलग से नोट्स के लिए मत भटको, 50 किताबें हैं। तो कौन सी किताब पढ़ लोगे कि आपकी नजर, आप उसमें से खोज के निकाल लोगे और मेरी नजर ना पड़ी हो? अभी उतना होशियार बनने में टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो देखो इथिक्स एक विज्ञान है, परंतु यह वर्णात्मक विज्ञान न होकर नियामकीय विज्ञान है। इसमें ज्यों का त्यों अध्ययन करते हैं। वर्णात्मक में जो जैसा है वैसा बता देते हैं, जैसे रसायन विज्ञान, जो रसायन जैसा है वैसा बता दे, इसका कलर ये होता है, इसमें ये गंध होती है, सब है में खत्म होता है, इज में केवल इज टाइप का स्टेटमेंट आएगा। इसमें कुछ नॉर्म्स के आधार पर ये बताते हैं क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ऑट, वी ऑट टू डू एंड नॉट ऑट टू डू। जो उचित है वो करना चाहिए, जो अनुचित है वो नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। और इसी क्रम में देखो विवाद होता है इथिक्स में। जैसे मान
मैंने कहा किसी के आचरण को देखकर कि देखो तुम्हारा आचरण अनुचित है, आपको यह काम नहीं करना चाहिए, तो जैसे ही कहोगे नहीं करना चाहिए, आपस में खूब विवाद होता है। अक्टूबर में एग्जाम है, कोई बात नहीं, अक्टूबर में मिला लेना। अभी उस पर चर्चा करेंगे ना, ध्यान रखना। अभी हमारे सिलेबस में आदर्श का निर्धारण, हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ मोरालिटी पढ़ना है, हमारे सिलेबस में डिटर्मिनेंट्स ऑफ नैतिकता के निर्धारक पढ़ना है। तो हम किस आधार पे, देखो जैसे मान लो मैंने कहा आपका कर्म अनुचित है, आप कहोगे किस आधार पे अनुचित है, आप तुरंत आधार पूछोगे हमसे, किस आधार पे डिसाइड होगा कि कर्म ये करना चाहिए, किस आधार पे डिसाइड होगा कर्म नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारे आधारों की चर्चा इथिक्स में होती है। जैसे मान लो बहुत सारे आधार हैं, जैसे कानून एक आधार है, अगर कानून के अनुसार काम करोगे तो उचित है, कानून के विपरीत काम करोगे तो अनुचित है। नियम बने हुए, नियम के अनुसार काम करोगे तो उचित है, नियम के विपरीत काम करोगे तो अनुचित है। तो मनमाने तरीके से डिसाइड नहीं करोगे कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। क्या लिख रहे हैं? ठीक है, वो किताब पे जाने की जरूरत नहीं है ना, जो मैं दे दूंगा नोट्स पर्याप्त है, और हमारे नोट्स को देख लेना। अनुचित का मतलब जो नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्लियर। और देखो अभी तो टॉपिक, पहला टॉपिक अभी शुरुआत करूंगा, ये तो आज ये आपका एक बैकग्राउंड, एक बार पहली बार एंट्री कर रहे हो तो एक बार चीजों को समझ लो कि क्या क्या चीजें हैं इसके भीतर, इथिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कितना डिटेल में जाना है। क्वेश्चन बैंक में बोल रहा हूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे दूंगा तो आपको आसानी मिल जाए, आसानी हो जाएगी, टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिल जाएगा। फिर क्यों दिक्कत है? आप देखना कि आपको दूसरे के नोट्स की जरूरत पड़ती है कि आपका नोट्स लोग मार्क के ले जा रहे हैं, खुद समझ में आ जाएगा। हमारे खंड में जो नोट्स में दे दूं, जो प्रिंटेड नोट्स दे दूं, उतना पर्याप्त है, उतना पढ़ लो, बहुत है। जिस पाठ को मैं पढ़ाता हूं मेरी उसकी जिम्मेदारी है। तो देखो हम नीति शास्त्र में मानव के आचरण को उचित और अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर इसी क्रम में हम आते हैं, आधार की चर्चा करते हैं, जैसे कानून है, जैसे नियम है, जैसे दिशा निर्देश हैं। कई बार हमें जो दिशा निर्देश आ जाती है कि आपको इस दिशा में काम करनी है, तो उस दिशा में काम करोगे तो आपका काम सही है, अगर उस दिशा के विपरीत काम करोगे तो कर्म। तो हम उचित अनुचित के निर्धारण क्रम में इन सबको ध्यान में रखते हैं। कई बार धर्म डिसाइड करने लगता है, रिलीजन, कई बार रिलीजन डिसाइड करता है कौन सा कर्म उचित है कौन सा कर्म, कई बार समाज डिसाइड करता है, ध्यान रखना। कई बार जो रिलीजन में टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, मुल्ला हो, मौलवी हो, पंडित हो, पादरी हो, ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये करना उचित है, ये करना अनुचित है, यही करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ध्यान करना। तो कई बार रिलीजियस स्क्रिप्चर्स और रिलीजियस टीचर्स स्टार्ट टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट ऑट टू डू एंड व्हाट नॉट ऑट टू डू। तो रिलीजन भी एक ग्राउंड है डिसाइड करने का। कई बार समाज डिसाइड करता है क्या करना चाहिए और क्या। तो बहुत सारे आधारों की चर्चा हम इथिक्स में करते हैं। अब जैसे मान लो उपयोगितावादी दार्शनिक है, बेंथम, मिल आदि हैं, बेंथम है, मिल है, ये लोग कहेंगे कि जिस मानव के आचरण से अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले वह कर्म उचित है, और जो इसमें बाधा डाले वह कर्म अनुचित है। एक क्राइटेरिया निकाल दिया, मैक्सिमम हैप्पीनेस ऑफ द मैक्सिमम नंबर, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। आपने कोई कर्म किया, उससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिल रहा है, इसका मतलब वो कर्म अनुचित है, उसको करना चाहिए। तो हम इथिक्स में बहुत सारे क्राइटेरिया की चर्चा करेंगे। पीछे किसी ने पूछा कि कैसे हम क्राइटेरिया निकालेंगे, तो हम इसकी चर्चा डिटेल से करने जा रहे हैं। और देखो आज की क्लास में आप ज़्यादा कम नोटिंग किए हो, आगे में कॉपी कलम लेकर बैठना है। मैं आके यहाँ पे केवल बोल के नहीं जाऊँगा। आप जो लोग सिंसियर हो, अगर एफर्ट करना चाहते हो तो कॉपी कलम लेकर व्यवस्थित तरीके से घर में बैठना, जहाँ चारों तरफ शांति हो,
जैसे क्लास में जाके पढ़ते हो, डेवलप करो अपने माइंड को, उस दिशा में ढाल दो कि हमें बैठकर लिखना है, पढ़ना है आराम से। क्वेश्चन बैंक आपके साथ रहेगा, डाउनलोड कर लेना। क्लियर? बिल्कुल कॉपी कलम लेके बैठना, और अच्छी कॉपी लेना। मार्केट से लाल पीली काली कॉपी मत लेना, सस्ती वाली, बढ़िया कॉपी रखना। एक मोटी कॉपी रख लो, 250 नंबर में वो कॉपी लगभग भर जाएगी। तो वो आपका एक इथिक्स का अपना नोट्स तैयार हो जाएगा कि हाँ इसमें हमको ऐसे ऐसे करना है, काम करना है। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट अटेम्प्ट में कई लोग हुए हैं, आप भी हो सकते हो, असंभव काम थोड़ी है। आप में से कई लोग बिहार के, तो बिहार में हमारे कई सारे शिष्य हैं। अब फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में बनने वाले में धर्मेंद्र कुमार भी हैं, जो रोहतास डीएम है। सेकेंड अटेम्प्ट में अभी यंग आदमी है। तो देखो, इथिक्स एक नियामकीय विज्ञान है जिसमें मानव के आचरण का उचित या अनुचित के रूप में निर्धारण किया जाता है। मानव को कौन सा आचरण करना चाहिए, कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम करते हैं कहाँ पे? इथिक्स के भीतर करते हैं। ये सारी बातें कहाँ करते हैं? इथिक्स में करते हैं। क्लियर है? ठीक है, अब देखो दूसरा जो शब्द है, ठीक है, कई बार इतना तेज, ये इस तेजी से जो आपके लिखे हुए स्टेटमेंट तेज गति से निकलते हैं, पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, देखो पहला इथिक्स है जिसको अभी हमने शॉर्ट में समझाया कि नीति शास्त्र में हम लोग मानव के आचरण को हम उचित अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं। उचित अनुचित के रूप में निर्धारित करते हैं, यानी मानव को कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या करते हैं, हम निर्धारण के आधार की चर्चा करते हैं, किस आधार पे कर्म उचित है, किस आधार पे कर्म अनुचित है। और फिर आता है कि उद्देश्य क्या है। तो देखो, इथिक्स का अध्ययन जरूरी है अपने लाइफ में। इथिक्स ही हमें दिशा बताता है। हम में से अधिकांश लोगों को आपके जीवन में जो आपने घर परिवार में सीखा वही सीखा होगा। बड़े बुजुर्गों ने, माता पिता ने समझाया होगा कि देखो बेटा ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए। स्कूलों में कोई व्यवस्थित नैतिकता की शिक्षा नहीं दी गई। चोट खाते रहे, सीखते रहे कि ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। अब जाके नई शिक्षा नीति में इथिक्स को लाया जा रहा है कि बच्चों को बचपन में ही, क्लास में ही इथिक्स पढ़ाया जाए। यूपीएससी 21 साल के बाद बोल रही है कि बेटा आओ, अगर आईएएस बनना चाहते हो तो इथिक्स पढ़ो। पहले ये भी नहीं पढ़ा रही थी। यूपीएससी में तो बाद में पेपर ऐड हुआ है ना, जब लगा कि नहीं इसकी शिक्षा देनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जिनका नीति से कोई मतलब नहीं है, तो फिर नीति शास्त्र को लाया गया कि पढ़ो, जानो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये इसलिए लाया गया है, ठीक है, बाद में लाया गया है। तो उचित अनुचित का फिर आधार, उद्देश्य क्या है नीति शास्त्र का? नीति शास्त्र हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है, बताता है कि देखो ये उचित है, ये करना चाहिए, ये कर्म आपको जीवन में नहीं करना चाहिए। नीति शास्त्र हमें अंधविश्वास से बचाता है। कई बार हम जीवन में गलत कर्मों को मान लेते हैं यही ठीक है, जैसे बाल विवाह है, सती प्रथा है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं। अगर नीति शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो तो नीति शास्त्र कहेगा कि नहीं, ये सब कर्म नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, ये नहीं होना चाहिए, अनुचित कर्म हो गया। बोलो। और नीति शास्त्र मानव जीवन को सुखमय बनाता है, सुखद बनाने का प्रयास करता है। सुखद मानवीय जीवन की स्थापना में सहायक है। नीति शास्त्र मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है, हमें रास्ता बताता है कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। मतलब कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये अंधविश्वास से, कुरीतियों से हमें बचाता है। ये सिद्ध करेगा कि देखो ये अंधविश्वास, ये गलत काम है, ये बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ये ठीक काम नहीं है। बोलो।
इथिक्स हमें मानव को, जीवन को सुखद बनाता है। मान लो सभी लोग अच्छा अच्छा काम करें, सभी लोग बुरे काम से बचें, तो मानव का जीवन कैसा हो जाएगा? सुखद हो जाएगा। हमारा जीवन सुखद हो जाएगा, गुड ह्यूमन लाइफ। इथिक्स जो है ना, सामंजस्य स्थापित करता है व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में, व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में, सामाजिक हित में। देखो, आज की एक बहुत बड़ी समस्या है, आज समाज की स्थिति देखो, हम सारे लोग समाज में रहते हैं। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने हित को वरीयता दे रहे हैं और समाज पे प्रहार कर रहे हैं। जैसे मिलावटी सामान बहुत बिक रहा है, मिलावटी सामान बिक रहा है, तो जो बेचने वाला है कौन से हित को वरीयता दे रहा है? कौन से हित को? सारे लोग बोलो, व्यक्तिगत हित को, अपने हित को वरीयता दे रहा है कि मुझे खूब पैसा मिल जाए, मैं बहुत कमा के राजा बन जाऊं। चोट किसको पहुंचा रहा है? समाज को। सारे लोग बोलना यस और नो। आज एक समाज में संघर्ष का एक बहुत बड़ा कारण है, समाज में जो पतन हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कई लोग, जो जहां बैठा हुआ है, व्यक्तिगत हित को वरीयता, सामाजिक हित पे प्रहार। और अगर सभी लोग व्यक्तिगत हित को वरीयता दें, इसको वरीयता दें और इसको वरीयता दे दें, इसको ज्यादा महत्व दें व्यक्तिगत हित को, और सामाजिक हित पे प्रहार करें जो समाज का हित है, तो समाज में क्या होगा? चलना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर अपने हित को वरीयता दे, उल्टा पुल्टा दवाई लिखे, एक टेस्ट के बदले 10 टेस्ट लिख दे। भाई, जो व्यापारी हो वो मिलावटी सामान बेचे, सब लोग अपने अपने हित को वरीयता दे। बोलो, पुल बनाने वाला सोचे कि पुल क्या बनाएंगे, हम अपने घर में मकान बना लेते हैं इसी पैसे से, तो फिर समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, शांति और व्यवस्था खत्म हो जाएगी। तो समाज में शांति और व्यवस्था की स्थापना के लिए व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में तालमेल होना जरूरी है। कई लोग अपने घर की गंदगी को उठा के सड़क पे फेंक देते हैं, उनको लगता है मेरा 10 रुपया बच गया ना, और समाज झेले तो झेले। तो आप अगर अपने को बचाने के लिए समाज पे कूड़ा फेंक रहे हो, तो समाज में और लोग हैं, वो भी अपने को बचाने के लिए आपके घर में डाल देगा कुछ, या ऐसी चीज करेगा जहां आपको कठिनाई होगी, फिर तो समाज में रहना मुश्किल होगा। नीति शास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में तालमेल स्थापित करता है। 2 बार सवाल पूछा जा चुका है आईएएस में कि नीति शास्त्र किस प्रकार जीवन के लिए उपयोगी है। तो नीति शास्त्र कैसे उपयोगी है? पहला पॉइंट, नीति शास्त्र मानव जीवन का मार्गदर्शन करता है, यह हमें रास्ता दिखाता है, यह हमें बताता है क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक पॉइंट हो गया। नीति शास्त्र हमें अंधविश्वासों और कुरीतियों से बचाता है, यह बताता है कि यह अनुचित है, इन्हें नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो गया, नीति शास्त्र व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है, जरूरी है, और ऐसा होगा तभी सुखद मानवीय जीवन की स्थापना होगी। तीसरा चौथा पॉइंट, 100 शब्द तो लिखना है, गेम खेल जाएंगे, गेम खेल के लिख सकते हैं। और आईएएस का सवाल है, 2 बार पूछा जा चुका है कि नीति शास्त्र मानव जीवन में कैसे हितकारी है। मैं सवाल दिखाऊंगा, मैं सवाल उसको यहां पे बोर्ड पे दिखा दूंगा, कब कब सवाल पूछा गया, उसकी वर्डिंग्स क्या थी, कौन कौन से शब्द उसमें आए हैं, तो फिर आपको आसानी हो जाएगी। बैटरी लो हो गई है, बैटरी लो हो गई तो पहले से चार्ज करके बैठो। अब कई लोग देख रहे हैं तो उनको 1.5 घंटे में बैटरी लो हो गई है, तो सतर्क हो गए। तो इतना आपको आराम से चीजें मिल रही हैं, तो आपकी समस्या इस टाइप की समस्या है तो झेलते रहो। कई बार लोग और चीजें देखते हैं तो पहले से बैटरी उटरी का चार्ज रख के देखेंगे, फेसबुक देखना हो तो घंटों, और पढ़ाई हो रही है तो उनकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तैयार करके बैठो, तरीके से बैठो, विधिवत तरीके से बैठो। देखो, नीति शास्त्र नैतिकता भी देखेंगे अमन। अभी हमने नीति शास्त्र और नैतिकता का अंतर नहीं देखा है, डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी। यूपीपीसीएस का सवाल है 2 साल पहले, सवाल आ चुका है इथिक्स और मोरालिटी का अंतर, उसको डिस्कस कर लेंगे ना।
लिख लेंगे उसको, डिफरेंस बिटवीन इथिक्स एंड मोरालिटी। तो इथिक्स में इथिक्स कैसे उपयोगी है, 4 पॉइंट तो अभी निकल गया, पढ़ाएंगे और तो और आ जाएगा। अभी आज का मुख्य उद्देश्य तो हमारा विषय को थोड़ा स्पष्ट करना था केवल। क्लियर? तो एक टर्म था, देखो, एक तो था नीति शास्त्र, दूसरा था सत्यनिष्ठा, और तीसरा था अभिक्षमता। अभिक्षमता तो पहला टर्म हमने संक्षेप में अभी देखा, अब कल इसको विस्तार से इसको देखेंगे। नीति शास्त्र आखिर होता क्या है, नीति शास्त्र का नैतिकता से क्या अंतर है, इन विच इट इज डिफरेंट फ्रॉम मोरालिटी। ठीक है, ये सारी बातों को देखेंगे अभी। सत्यनिष्ठा है, सत्यनिष्ठा इंटीग्रिटी। देखो, सत्य और निष्ठा का मतलब हो गया प्रतिबद्धता, कमिटमेंट, दृढ़ विश्वास। निष्ठा जहां होती है वहां दृढ़ विश्वास होता है, कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है। तो सत्य के प्रति प्रतिबद्धता हो, दृढ़ विश्वास हो, तो हम कहेंगे सत्यनिष्ठा है। तो यहां सत्य का संदर्भ यह है कि अगर आपको कानून के प्रति प्रतिबद्धता हो, आप दृढ़ विश्वास के साथ निष्ठा रख के चल रहे हो, मतलब किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन नहीं करना। इंटीग्रिटी वाला बात, नियम है, कानून है, जो नियम कानून और भी जो दिशा निर्देश हैं, जो स्वीकृत मूल्य हैं, जो सिविल सेवा मूल्य हैं, सिविल सेवा मूल्य, ये सारे शब्दों को क्रमिक रूप से देखेंगे। तो अगर आप कानून, नियम कानून, दिशा निर्देश, जो नॉर्म्स हैं, जो मूल्य हैं, उनके प्रति दृढ़ विश्वास रखकर आप कार्य कर रहे हो, निर्णय ले रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये आदमी इंटीग्रिटी वाला आदमी है। आज के समाज में सबसे तेज गति से इंटीग्रिटी घट रही है। कई बार लोग शपथ लेते हैं कि मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। यहां पे तीनों का तालमेल हो जाता है, मन में, वचन में और कर्म में, संगति को दर्शाता है। मन, वचन और कर्म में संगति जो है वही सत्यनिष्ठा है। कंसिस्टेंसी अमॉन्ग माइंड, स्पीच एंड एक्ट। कर्म में, वचन में, जैसे मान लो सुबह किसी से बात कर रहे हो, सामने वाले ने आपको वचन दिया कि शाम में आपका पैसा मैं वापस लौटा दूंगा, 200 रुपया मैंने आपसे मान लो लिए हो, पता लगा 2 घंटे के बाद आपका फोन ऑफ कर दिया। तो इसका मतलब वचन में, उसके वचन में और कर्म में विसंगति है। बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। वचन और कर्म में असंगति है। कई लोगों के वचन कुछ और बोलेंगे, कर्म कुछ और करेंगे। हम कहेंगे इस आदमी में ना लैक ऑफ इंटीग्रिटी है, कमिटमेंट नहीं है। कमिटमेंट का मतलब प्रतिबद्धता नहीं है वचन के प्रति। बोलो, कई लोग कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। हम कहेंगे इस आदमी में लैक ऑफ इंटीग्रिटी है। आप यूट्यूब पे देखोगे, कई सारे ऐसे यूट्यूब पे बड़े चर्चित टाइप के लोग हैं जो कहीं बताएंगे कि भाई जो मूर्ख होते हैं, मूर्खों में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है। फिर दूसरी जगह, दूसरे वीडियो में बताएंगे कॉन्फिडेंस बढ़ाने के तरीके। तो हम कहेंगे ये लैक ऑफ इंटीग्रिटी वाला आदमी है। ऐसे आपको खूब वीडियोस मिलेंगे। वही आदमी एक बार बोल रहा है कि जो इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है उसमें मूर्ख होता है, और दूसरी जगह मूर्ख बनाने, कॉन्फिडेंस बनाने के तरीके बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब कुछ तो बातों में विरोधाभास है। तो जहां कथनी और करनी में अंतर हो, हम कहेंगे इस आदमी में सत्यनिष्ठा नहीं है। आज समाज में सत्यनिष्ठा की सख्त कमी होती जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों में सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों को नियम के अनुसार, कानून के अनुसार, दिशा निर्देश के अनुसार दृढ़ रूप से युक्त होकर काम करना चाहिए, निर्णय लेना चाहिए, कानून के अनुसार काम करना चाहिए, मनमानापन नहीं करना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति अधिकारी है, उसने रंगे हाथों चोर को पकड़ा, किसी अपराधी को पकड़ा, और उसने कहा कि अब तो इसको मैं दंड दूंगा पक्का, क्योंकि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, ये अपराधी अपराध कर रहा था। तब तक नेताजी का कॉल आ जाए,
और नेताजी का कॉल आके कहते कि ये देखो ये अपराधी जिसको पकड़े हो ना, ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो, नहीं तो तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, ट्रांसफर करा देंगे दूसरी जगह। अब वो अधिकारी डर जाए, भयभीत हो जाए, या लोभ के चक्कर में आ जाए कि मेरी ट्रांसफर बड़ी अच्छी जगह हो जाएगी, तो या तो डर जाए या फिर लोभ के लोभित हो जाए, उसको कुछ पैसा मिल जाए और वो अपराधी को छोड़ रहा है। हम कहेंगे इस आदमी में ना इंटीग्रिटी नहीं है, इस अधिकारी में इंटीग्रिटी नहीं है, ये कहता कुछ और है, करता कुछ और है, इसकी कथनी में, कर्म में और वचन में अंतर है। ये तो नियम और कानून के अनुसार चलता ही नहीं है, मनमानापन करता है। ये सत्य निष्ठा की स्थिति को दर्शाएगा। जब आप दृढ़तापूर्वक कमिटमेंट के साथ नियम का, कानून का, मूल्यों का, ईमानदारी के साथ काम करोगे, भ्रष्ट आचरण नहीं कर रहे हो, तो हम कहेंगे यह आदमी में सत्यनिष्ठा है, मैन ऑफ इंटीग्रिटी है, जो कहता उसे करता है, भले ही कठिनाई भले आ जाए। तो इंटीग्रिटी शब्द आता है। कौन सा शब्द आता है? बोलो कौन सा शब्द आता है? इंटीग्रिटी। हिंदी में बोलते हैं सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास, सत्य के प्रति कमिटमेंट। आप कोई भी निर्णय लो, कार्य करो, उसके प्रति कमिटेड रहो। और सत्य का संदर्भ थोड़ा व्यापक कर लोगे, नियम के प्रति, कानून के प्रति, जो मूल्य हैं उनके प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मूल्यों से आप भाग जाओ। हम कहेंगे इस आदमी में कमिटमेंट नहीं है, मन में, वचन में और कर्म में। कई लोग दिन भर बली बती बातें करते हैं, वचन तो बोलते, कर्म नहीं करता है, बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। ऐसे लोगों की संख्या समाज में बढ़ती जा रही है, जिनके वचन कुछ और है और कर्म कुछ और है। ध्यान रखना। तो आप सबको इन चीजों को लेकर चलना चाहिए। नोन एज इंटीग्रिटी। हिंदी में बोलते हैं इंटीग्रिटी को सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति दृढ़ विश्वास, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता। ऐसे अगर शब्द को दे, निष्ठा होती है जहां पर, तो निष्ठा का मतलब प्रतिबद्धता है। ये सुनो। और कुल मिलाकर आपको नियम कानून के अनुसार काम करना है, भयभीत होकर काम नहीं करना है, लोभ से प्रेरित होकर काम नहीं करना है, बल्कि जो नियम कर रहा है, कानून कर रहा है, उसके अनुसार आप निर्भीक होकर काम करें, उनमें विश्वास रखें, उनके प्रति कमिटमेंट रखें, अपना कार्य करें। हमको इस आदमी में सत्यनिष्ठा है। इट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। क्लियर? इज इट क्लियर? सारे लोग बोलना है, इज इट क्लियर? सत्यनिष्ठा शब्द को बदलना नहीं है, सत्यनिष्ठा मतलब सत्यनिष्ठा ही लिखोगे। क्लियर है? ठीक है। तीसरा जो शब्द इसमें आया है वह अभिक्षमता है। ध्यान रखना, हम आगे में इन सारे, जब हम इंटीग्रिटी पढ़ाएंगे तो 2-3 पेज एटलीस्ट लिखेंगे। ऐसा नहीं कि इंटीग्रिटी खत्म हो गया। आज की क्लास का मुख्य प्रयोजन है विषय को समझो। पहली बार आप एंट्री करो, मान लो कोई पूछे इथिक्स क्या है, इथिक्स में क्या करते हैं लोग? इथिक्स में हम मानव के आचरण का अध्ययन करते हैं। क्या क्या करते हो? उचित अनुचित को तो मैं निर्धारित करते हैं। हम बताते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए, कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। और पूछेगा तो बता देंगे कि इथिक्स में ना हम इसकी भी चर्चा करते हैं कि किस आधार पे हम निर्धारित करें कर्म उचित है कि अनुचित है, कर्म उचित है कि अनुचित है। हम इन बातों को लेकर चलते हैं। इथिक्स का लाभ क्या है, तो 4-5 लाभ गिना दो। इथिक्स का अध्ययन हमें मार्गदर्शन देता है, हमें बताता है। इतिहास थोड़ी बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पूरा ज्योग्राफी पढ़ लोगे, कहीं पे ये नहीं बताएगा ज्योग्राफी। ये सब ज्ञान देने वाले विषय हैं, ज्ञान देते हैं। ये इतिहास हो, भूगोल हो, और जो विषय हैं ये ज्ञान देते हैं, हमारे जीवन का रास्ता नहीं बताते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बताता सिर्फ इथिक्स है। इसीलिए तो इथिक्स को ऐड किया गया है। आज आपको बिजनेस इथिक्स की बात हो रही है, इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात हो रही है। इथिक्स जीवन के सभी क्षेत्रों में घुस गया है। इथिकल कमिटी बनती है संसद में, इथिकल कमिटी बनी हुई है, कोड ऑफ इथिक्स बना हुआ है अधिकारियों के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है अधिकारियों के लिए, मंत्रियों के लिए कोड ऑफ इथिक्स बना हुआ है। नई शिक्षा नीति में अब इथिक्स पढ़ाया जाएगा बचपन से बच्चों को। इतना जरूरी है। कोई तो बताए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
नहीं तो भूगोल से आप पीएचडी कर लो, एक लाइन नहीं मिलेगा कोई जानकारी। पूरा साइंस का अब टॉपर बन जाओ, पीएचडी कर लो, एक साइंस की किताब में ये नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये आपको जीवन में करना चाहिए, और ये तो बताएगा इथिक्स से। बोलो यस और नो, क्लियर? ये इथिक्स ही बताता है, इथिक्स की चर्चा करता है, ठीक है। एक शॉर्ट में इसको देख लेते हैं अभिक्षमता को। अभिक्षमता जो है इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एप्टीट्यूड। ये इसका अनुवाद जो है ना यूपीएससी ने गलत कर रखा है, ध्यान रखना, कई जगहों पे गलत अनुवाद कर रखा है। आपको उस अनुवाद को नहीं मानना है। यूपीएससी खुद भी जब सवाल पूछ रही है, जब सवाल अभी क्रिएट हुआ है उसमें अपने अनुवाद को नहीं पूछ रही है, वो नया अनुवाद कर रही है वो, तो आपको भी सतर्क रहना है। एप्टीट्यूड जो है ना किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष क्षेत्र में, ये हम पढ़ेंगे, ये टॉपिक नंबर 3 है अपने सिलेबस में, डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी एक शॉर्ट में समझ लो, क्योंकि अपने सिलेबस की हेडिंग है, 3 शब्द दिए हुए हैं, इथिक्स है, इंटीग्रिटी है, एप्टीट्यूड है। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में निहित सामर्थ्य, क्षमता, अंतर्निहित सामर्थ्य, अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है। नोट कर लोगे, अभिक्षमता किसी विशेष क्षेत्र में, किसी विशेष व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता या सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। साकारित। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित क्षमता और सामर्थ्य को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण के माध्यम से, वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। एक बार सारे लोग बोलना, अभिक्षमता, एक बार बोल लेना, जब बुलवाऊं तो बोल लो, ये मत देखो बगल में कौन खड़ा है, मन ही मन बोल लो। अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य या क्षमता को दर्शाता है, उसकी इनर कैपेबिलिटी को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। संदर्भ को देखना। एक बार चाणक्य जो थे, कहानी से समझ में आएगा, एक गांव से गुजर रहे थे चाणक्य, ज्ञानी आदमी चाणक्य। तो जिस गांव से गुजर रहे थे उस गांव में कुछ बच्चे नाटक खेल रहे थे। कुछ बच्चे एक नाटक खेल रहे थे, और नाटक में एक व्यक्ति राजा बना हुआ था, ऊपर बैठा हुआ था, और नीचे सब खड़े रहे थे। सब लोग जाके राजा के सामने अपनी समस्या बताते थे और राजा उसका समाधान करता था। एक बच्चा राजा बना हुआ था, कहता आओ तुम्हारी समस्या का हम समाधान करते हैं। आपस में गेम खेल रहे थे, एक नाटक खेल रहे थे। चाणक्य ने जब देखा इन बच्चों को कि एक बच्चा राजा बन के अन्य बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहा है, तो चाणक्य वहां रुके, थोड़ा ठिठके। उन्होंने अपनी पारखी नेत्रों से भांप लिया कि इस बच्चे में राजा बनने की संभावना है, इसमें सामर्थ्य है, इसके अंदर क्षमता है कि राजा बन सकता है। उन्होंने उनके मदर फादर से अनुमति ली और इस बच्चे को उठाकर ले गए, इसको प्रशिक्षण दिया, वातावरण इसको दिया, ऐसा वातावरण दिया और थोड़ा प्रशिक्षण दिया, और इस बच्चे की मदद से उन्होंने महान नंद वंश को उखाड़ फेंका। बच्चा कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, चंद्रगुप्त मौर्य। बट अगर पूछा जाए कि चाणक्य ने उस बच्चे में क्या देखा, हम कहे चाणक्य ने उस बच्चे की अंतर्निहित क्षमता को देखा, उसकी अभिक्षमता को भांप लिया।
इसमें तो एप्टीट्यूड है, राजा बनने वाला है। अगर इसको मैंने थोड़ा सा प्रशिक्षण दे दिया तो राजा बन जाएगा, बहुत अच्छा। तो एप्टीट्यूड जो है, ध्यान रखना, अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में। जब तेंदुलकर बच्चे थे, सचिन तेंदुलकर, और खेल रहे थे, तो गुरु की नजर पड़ गई। कहते बच्चा तो क्रिकेट का बड़ा जानदार आदमी है, इसको थोड़ा प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे तो ये तो क्रिकेट का महान खिलाड़ी बन जाएगा। नोन एज एप्टीट्यूड, नॉट एटीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड, APTITUD, ध्यान रखना। तो ये किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित, जो उसके भीतर सामर्थ्य है, कैपेबिलिटी है, इंटरनल कैपेबिलिटी, और उसके ताकत को दर्शाता, पोटेंशियलिटी को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से पॉसिबल टू एक्चुअलाइज दैट वन। ध्यान रखना, सभी व्यक्ति में सभी काम करने की अभी क्षमता नहीं होती है। तेंदुलकर अगर चाहते कि मैं IAS बन जाऊं तो उनको दिक्कत हो जाती है। उनकी जो क्षमता थी ना, एक विशेष क्षेत्र में, क्रिकेट के फील्ड में थे, उस क्षेत्र में गया, उनके अंदर क्षमता थी, सामर्थ्य था, वो तुरंत साकारित हो गई। अगर वो चाहते कि मैं फुटबॉल में जाएं तो हो सकता है फुटबॉल के बहुत औसत खिलाड़ी रह जाते। इसीलिए अभिक्षमता का मतलब होता है एप्टीट्यूड। अब कई जगहों पे एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, इस तो वही है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। पता तो चले कि आपकी ताकत है कि नहीं, क्षमता है कि नहीं इस क्षेत्र में आने की, IAS बनने की। अब जितने अच्छे एग्जाम्स हैं, सारे एग्जाम्स में एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ताकि पता लगाया जा सके इस व्यक्ति में उस क्षेत्र में जाने की क्षमता और सामर्थ्य है कि नहीं है। और अगर हमने लग गया कि क्षमता है, सामर्थ्य है, हमने परीक्षण कर लिया, तो हम उसको प्रशिक्षण देंगे, वातावरण देंगे, और बाद में हम कहेंगे जाओ काम करो फील्ड में। क्लियर? बोलो, इज इट क्लियर? अब बोल रहा है नीचे में बस करो, थक गए हो लगता है, तो कभी कभी सिंकारा पी लिया करो। बैठने से पहले एकदम फ्रेश होकर बैठो, और घंटों उसके पहले मोबाइल मत देखो, फेसबुक और अन्य चीजें मत देखो, फ्रेश तरीके से बैठो। जब पढ़ना हो तो पढ़ते वक्त तो इतना रखो कि 4 घंटा भी लगातार पढ़ लें। अभी इस अवस्था में लिख रहा है कि थक गए हैं, तो अभी तो 20 साल में बोल रहे हो थक गए हैं, ये बाहर तुम्हारा मैसेज चला गया तो बहुत कठिनाई हो जाएगी। अभी लिख रहा है कि थक गए हैं, और उम्र ज्यादा नहीं होगी, 20 साल के आसपास होगी, और 1.5 घंटे में थक गया ये। तो ये ऐसा मत लिखो, अपने ऊपर व्यंग मत करो अपने से। तो ध्यान रखना, कोई पूछे अभिक्षमता क्या है तो कैसे लिखोगे? अभिक्षमता किसी व्यक्ति का किसी विशेष क्षेत्र में अंतर्निहित सामर्थ्य और क्षमता को, ताकत को दर्शाता है, जिसको भविष्य में प्रशिक्षण और वातावरण के माध्यम से साकारित किया जा सकता है। जो 3 इडियट मूवी बनी थी वो भी यही था। आदमी में ताकत है फोटोग्राफी वाली, उसके अंदर क्षमता है, उसको आप इंजीनियर बनाने पे तुले हुए हो, तो बहुत अच्छा इंजीनियर नहीं बन रहा था। जैसे वो फोटोग्राफी के फील्ड में जाता है पुरस्कार जीतने लगता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग टाइप का सामर्थ्य होता है, उसकी क्षमता होती है। हर एक आदमी हर एक काम के लिए नहीं बना हुआ है, ये ध्यान रखना। तो कई बार अभिक्षमता विकसित करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करके। कई लोग पढ़ने में ज्यादा तेज नहीं रहते हैं, BA सिंपल पास, सिंपल BA पास हो जाता है, 3rd डिवीजन से BA पास किया, परंतु बाद में इतना मेहनत करता है कि वो ताकत और क्षमता डेवलप कर लेता है, सामर्थ्य विकसित कर लेता है, इतनी योग्यता बना लेता है कि नहीं अब IAS बन सकता है। तो 3rd डिविजनल सिंपल BA पास भी IAS बनता है, और गोल्ड मेडलिस्ट भी आके यहां पे डूब जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है, क्रैकर ब्रेकर मेडलिस्ट कहां पे विलीन हो गए पता नहीं चला, और 2nd क्लास और 3rd क्लास वाला भी IAS बना है। ये खूब एग्जाम्पल, 1-2 नहीं, कई एग्जाम्पल मैं बीच बीच में बताता रहूंगा, ध्यान रखना। तो क्लियर है? तो हमारे सिलेबस में 3 शब्द थे, एक था इथिक्स, हमने संक्षेप में समझा। सत्यनिष्ठा, उसको भी हमने संक्षेप में समझा, ये सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट है।
नियम कानून के अनुसार काम करना चाहिए, मनमानापन नहीं करना चाहिए, डरकर भयभीत होकर काम नहीं करना चाहिए प्रशासन में। और अभिक्षमता ये व्यक्ति का अंतर्निहित योग्यता सामर्थ्य को दर्शाता है, प्रशिक्षण देकर हम भविष्य में उसको ठीक कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? हमारी क्लास लगभग ध्यान करना 1 घंटे 45 मिनट के आसपास चलेगी, 1.5 से 2 घंटे तक के बीच में रहेगा वेरिएशन। जैसा सिलेबस की स्थिति रहेगी उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। इज इट क्लियर? सारे लोग बोल लो एक बार की। ओके, तो शेष पक्षों को हम लोग कल देखेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि इस वीक में आपको मैं क्वेश्चन बैंक दे दूं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है। और मेरे क्वेश्चन बैंक की खासियत है कि लास्ट में लगभग 40 पेज के राउंड में डिक्शनरी है। तो आज तक इथिक्स में जितने सवाल पूछे गए हैं, इथिक्स में जितने सवाल हैं, चाहे आईएएस के हों चाहे व्हाटएवर किसी पीसीएस का हो, उसमें जितने टेक्निकल टर्म्स आए हैं उन सबका यहां पे डिक्शनरी में मिल जाएगा। जैसे मान लो संवैधानिक नैतिकता का आशय क्या है, यहां पे देखो पक्का यहां मिलेगा। जितने अपने इथिक्स के सिलेबस में शब्द आए हैं, शब्द, उन शब्द का डिक्शनरी मीनिंग यहां देख लेना, हमारे क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है। कोई एक शब्द भी बियॉन्ड नहीं है, तो ये पर्याप्त है। इंडिया में कोई ऐसी बुक कभी नहीं होगी, मैं वो सबको उपलब्ध करा रहा हूं और लोग आपसे जीरोक्स कराएंगे। कहां पढ़ा हुआ इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। 2.5 लाख वाला तो पक्का कराएगा जो 2.5 लाख दे के पढ़ा होगा यहां दिल्ली, उसको अफसोस होगा कि मैंने 2.5 लाख व्यर्थ में बर्बाद किया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा सेगमेंट में लेने जा रहा हूं, 250 नंबर का सेगमेंट है, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है, तो कल हम लोग इथिक्स शब्द को देखेंगे और कल मैं आपको एक टेस्ट दूंगा कि क्लास खत्म हो उसके बाद आप 10 नंबर का सवाल आप लिखो, उसका मॉडल आंसर 1 हफ्ते के बाद दूंगा। प्रयास करूंगा कि डेली 1 दिन या 2 दिन पे एक सवाल को आपको अभ्यास के लिए दूं। आप कितना अभ्यास करते हो, आप अपने साथ कितना न्याय करते हो, ये आपको देखना है। क्लियर है? थैंक यू।